स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट दिसंबर 2024 का एग्जाम हम सब का ही टारगेट है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपकी उंगलियों पे हो, आपके टिप्स पे हो। और ऐसे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स को, जो कि हैं प्लेटो टू मार्क्स। प्लेटो टू मार्क्स, इन सभी थिंकर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी कोर आइडियाज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से इन यूनिट से पूछे जाते हैं। ऑल दो क्वेश्चंस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए और एमसीक्यूज के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं इस चैनल पे डालूंगा, जहां पर पिछले 10 सालों में इन थिंकर से जुड़े हर एक क्वेश्चन को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे में अगर आपका भी टारगेट है दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना, जेआरएफ लेके आना, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की ओरिजिन। देखिए, यूं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत से थिंकर्स आए, समय समय पे अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देते रहे, बट एक चेन जब हम क्रिएट करते हैं उन थिंकर्स की और उन आइडियाज की जिन्होंने आज की पॉलिटिक्स को शेप दी है, तो शुरुआत होती है ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस के साथ। सोक्रेटिस के विचारों ने उनके दौर में एक पॉलिटिकल क्योस को पैदा कर दिया था। सोक्रेटिस के विचारों ने एक बहुत बड़े जनमत को अपने साथ इकट्ठा किया था, जहां वहां की यंग जनरेशन जो थी वो सोक्रेटिस को बहुत फॉलो करती थी। सोक्रेटिस उस समय की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे में बात किया करते थे और उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि उस समय की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये रियलाइज किया कि अगर सोक्रेटिस की आवाज को दबाया नहीं गया, रोका नहीं गया, तो हो सकता है कि एथेंस के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह पैदा हो जाए। अब यहाँ पर अगर सोक्रेटिस का पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, रियलिटी के ऊपर बात किया करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि वो एथेंस को उस ग्लोरीफाइड स्टेज में देखें जिसमें एथेंस कभी हुआ करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि यंग लोगों में वो बहुत फेमस थे। ऐसे में एक स्टूडेंट जिसका नाम था एरिस्टोक्लीस, एरिस्टोक्लीस सोक्रेटिस की बातों से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा कहा जाता है कि एरिस्टोक्लीस लगभग 20 साल के होंगे जब सोक्रेटिस से मिले, और उस समय सोक्रेटिस लगभग 60 साल के थे, 50 से 60 के बीच में रहे होंगे। एरिस्टोक्लीस सोक्रेटिस से मिलने से पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे पोइट्री में, और पोइट्री लिखा भी करते थे। साथ ही जिम्नेजियम, अखाड़े में जाने का बहुत शौक था। पर जब वो मिले सोक्रेटिस से, तो उसके बाद, पहली ही मुलाकात के बाद, वो अपने घर जाते हैं और अपनी सारी पोइट्री की किताबों को आग लगा देते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी पढ़ूंगा और फिलॉसफी की तरफ ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। इन थिंकर का नाम था प्लेटो। जी हाँ, सोक्रेटिस के सबसे प्रिय छात्र थे प्लेटो, और सबसे ज्यादा फेमस हुए, कहलाए फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी। यहाँ पर सोक्रेटिस के जीवन में जब प्लेटो मिलते हैं उस दौर में, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था एक सोक्रेटिस की बातों को लेकर, वहाँ की राजशाही के अंदर वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब थी। तो रिजल्ट ये हुआ कि सोक्रेटिस की आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, जो कि एक बिल्कुल फेक ट्रायल था, झूठा मुकदमा था। सोक्रेटिस को सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा होती है सज़ाए मौत की। पर क्योंकि सोक्रेटिस बहुत नोबल, एक तरह से आप कह सकते हैं, व्यक्ति थे उस समाज के, तो उनको 3 चयन दिए जाते हैं। कहा जाता है 3 चॉइस दी जाती है। पहली चॉइस ये है कि आप चाहें तो अपनी बातों से मुकर जाइए, आप कहिए कि जो भी मैंने कहा वो सब बेकार था, बकवास था, और आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप एथेंस छोड़ के भाग जाइए। तीसरा ऑप्शन है आप जहर पी लीजिए। सोक्रेटिस कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य का है, मैं उन बातों से नहीं पलटूंगा और जब तक जीऊंगा ये बातें बोलता रहूंगा। तो मैं ये ऑप्शन तो नहीं मान सकता। सेकंड ऑप्शन, एथेंस छोड़ के भाग जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करा तो मैं खुद को ही झूठा साबित कर दूंगा, साथ ही इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के अंदर जाएगा। तीसरा ऑप्शन मुझे मंजूर है, आप जहर का प्याला लेके आइए। तो उस समय सोक्रेटिस के एक दोस्त गुलकान और सोक्रेटिस के कुछ स्टूडेंट, जिनमें प्लेटो भी शामिल थे, सोक्रेटिस के पास जेल में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमने यहाँ के गार्ड्स को ब्राइब कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, साथ ही जो बॉर्डर पे गार्ड्स हैं उनको भी पैसे दे दिए हैं, आप एक काम कीजिए, रातों रात आप एथेंस से निकल जाइए। तो सोक्रेटिस मुस्कुरा के कहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो इससे मेरी फिजिकल बॉडी तो बच जाएगी, बट मेरी आइडियोलॉजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
पर अगर मैं जहर पी लेता हूं कल को तो उससे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी खत्म होगी, बट मेरी आइडियोलॉजी, मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। साथ ही अगर मैं यहाँ से भाग गया तो लोगों का विश्वास एथेंस के जस्टिस सिस्टम से उठ जाएगा कि एक कैदी जिसको सजाए मौत होनी थी वो जेल से भाग गया। तो इसलिए मैं यहीं रुकूंगा और कल जहर पीऊंगा। आप सब आइएगा और मैं अपना एक लास्ट लेक्चर दूंगा, आप सुनिएगा। अगले दिन सोक्रेटिस जहर पी लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। पर जैसा उन्होंने कहा था, उनकी विचारधारा कभी नहीं मरती। प्लेटो उनके विचारों को रिपब्लिका नाम की किताब में उतारते हैं और साथ ही सोक्रेटिस के ऊपर जो ट्रायल चला उसको अपोलॉजी नाम की किताब में लिखते हैं। प्लेटो के पॉलिटिकल जर्नी जो है, बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफर की जर्नी की यहाँ से शुरुआत होती है और सोक्रेटिस के ही आइडियाज को बोरो करके प्लेटो वो बन जाते हैं जिसको आज आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के गॉड के तौर पर देख सकते हैं। इवन इफ यू गो टू एथेंस नाउ डेज, अगर अभी भी आप एथेंस जाएंगे तो आपको वहां पे जो एक प्रोमिनेंट आइडियोलॉजिकल फिगर्स मिलेंगी वो प्लेटो और सोक्रेटिस ही हैं, और नो डाउट एरिस्टोटल एज वेल। अब प्लेटो जब आते हैं तो प्लेटो अपने चिंतन में, अपनी फिलॉसफी में, अपनी आइडियोलॉजी के अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य के साथ, स्टेट के साथ। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर स्टेट को एक्सप्लेन किए बगैर पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज अगर स्टेट नहीं है तो ना इक्वलिटी है, ना लिबर्टी है, ना फर्टर्निटी है, ना सॉवरेनिटी है, ना सिटीजनशिप है, ना राइट्स हैं, कुछ भी नहीं है। जस्टिस, लॉ जो भी है सब राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य के बाहर चलता है मत्स्य का नियम, लॉ ऑफ फिश। जंगल में जो ज्यादा बड़ा है वो अपने से छोटे को मारेगा और खा जाएगा, और इसीलिए राज्य का बनना बहुत जरूरी है। बट प्लेटो क्योंकि एक ओरिजिनल थिंकर है, ऑल्दो आइडियलिस्ट है, प्लेटो आदर्शवादी हैं, और इस आदर्शवाद का स्वरूप हमें देखने को मिलता है रिपब्लिका में। स्टेट्समैन जब दूसरी किताब लिखते हैं, नॉट इन सीरीज, सेकंड नहीं है स्टेटमेंट, बट इंपॉर्टेंट राइटिंग है। स्टेट्समैन जब लिखते हैं तो एक ट्रांजिशन का फेज नजर आता है कि थोड़ा सा उनके विचारों में बदलाव आया है। और जब लॉज लिखते हैं तो लोग कहते हैं मैच्योर प्लेटो। इसलिए इनकी इन 3 किताबों को प्लेटो की आइडियोलॉजिकल मैच्योरिटी के तौर पर, आइडियोलॉजिकल एक फेज के तौर पर देखा जाता है। लोग कहते हैं रिपब्लिका इज रिटन बाय द यंग प्लेटो, स्टेट्समैन इज रिटन बाय द प्लेटो हु इज इन द ट्रांजिशन फेज, एंड लॉज आते आते प्लेटो बिकम कंप्लीटली मैच्योर, बिकॉज यहां तक आइडियाज में लगभग 360 डिग्री का चेंज आ चुका था। बट रिपब्लिका एक ऐसी किताब थी जिसमें प्लेटो ने प्रेजेंट तो सोक्रेटिस के आइडियाज को किया, बट हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा क्या वो सारे आइडियाज सोक्रेटिस के थे, क्योंकि सोक्रेटिस की तो लिखी हुई कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है, सब प्लेटो ने ही लिखा। 62 से ज्यादा राइटिंग प्लेटो ने लिखी थी, 45 टू 50 राइटिंग अवेलेबल है जो कि पढ़ी जा सकती हैं, बाकी सब राइटिंग ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं होंगी उस टाइम से। अब ऐसे में स्टेट के जब प्लेटो लिखते हैं तो सबसे पहला जो विचार है वो नागरिकता का ही विचार होगा। राज्य बना, नागरिकता आई, पर इस विचार में एक फेस की प्लेटो बात करते हैं, और वो फेस है सबसे पहले इंडिविजुअल का आना। अब देखिए, जब भी स्टेट की बात होगी तो उसके ओरिजिन, उसके अस्तित्व में आने की बात सबसे पहले होगी। तो यहां पर प्लेटो भी इस अस्तित्व की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल आया, व्यक्ति आया, इसके बाद आई फैमिली, फिर आई क्या, सिविल सोसाइटी, या आप सोसाइटी भी कह सकते हैं। सिविल सोसाइटी तो ऑल्दो बहुत टेक्निकल टर्म हम लोग मान सकते हैं, बट हम सिर्फ सोसाइटी भी इसको कह सकते हैं। अब यहां से यहां तक का सफर कैसा रहा होगा, जब आप अकेले रहे होंगे, कभी जब इंसान की उत्पत्ति हुई, उसको अपने जैसे लोग मिले, वो साथ में रहने लगे, अब बच्चे पैदा हुए, दैट मीन्स क्या हो गया, फैमिली आ गई। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड, दुनिया की पहली संस्था है परिवार। ये पॉइंट था, ये कश्मीर सेट का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अब फैमिली के बाद आगे चल के बनी सोसाइटी, बट ये जर्नी बहुत लंबी रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें चीजों का जुड़ाव था। सोसाइटी किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रतिभाएं, अलग अलग आर्ट एंड कल्चर सब एक साथ मिले होंगे, तब जाके एक बहुत बड़ा समाज बना। और फिर फाइनली हमारे सामने आया स्टेट। तो इस चेन में स्टेट आया 4th नंबर पे, 3rd रही सोसाइटी, 2nd रही फैमिली, 1st रहा इंडिविजुअल। बट प्लेटो क्या कहते हैं कि जब स्टेट बना
तो वो सारी कमियां इंसान के जीवन से दूर हो गई जो अकेले रह के या सिर्फ परिवार के साथ रह के थी। स्टेट के पास अपना एक ऑर्डर था, लॉ था, जस्टिस था, सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, ठीक है, गवर्नमेंटल सिस्टम थे। तो इन सब ने लोगों की वो सारी जरूरतें पूरी कर दी जो अकेले रह के पूरी नहीं हो सकती थी। तो राज्य का बनना एक एक्चुअली विलफुल मोटिव था। लोगों ने अपनी सर्व सहमति से, इच्छा से राज्य की उत्पत्ति में सहयोग दिया। अब राज्य जब बनता है तो प्लेटो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लेटो कहते हैं स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप उसका राज्य है, ठीक है, क्योंकि अगर आप व्यक्ति को देखते हो तो व्यक्ति से ही, एक व्यक्ति से ही जुड़ जुड़ के यहां तक पहुंचा ना, सबसे बड़ा स्वरूप जो है वो राज्य है। पर अब जब राज्य बन चुका है तो राज्य से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लेटो वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। अब कभी भी आप स्टेट को डिस्कस करोगे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सिटीजनशिप, नागरिकता। अब प्लेटो की नागरिकता अपने आप में बहुत सारे आइडियाज का समन्वय है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे आइडियाज का। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी नागरिकता ही आपको बता देगी कि इनका एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इनका फिलोसफर किंग कहाँ से आया, इनकी आर्मी कहाँ से आई, इनके बाकी सारे लोग जो है वो कहाँ से आए। ये प्लेटो की नागरिकता को समझ के ही हमें समझ में आ जाने वाला है। अब ऐसे में प्लेटो की नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोग अच्छे नागरिक हो सकते हैं। गुड पीपल इज अ गुड सिटीजन, प्लेटो ऐसा कहते हैं। बट ऐसा कहते क्यों है? अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहां पर हर जगह से लोग आकर बसे हैं। क्या सबको नागरिकता देना सही होगा? क्या नागरिकता कोई ऐसे ही बांट देने वाली चीज है? इस बात पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन रेज होंगे। इनके खुद के स्टूडेंट एरिस्टोटल क्वेश्चन रेज करेंगे। बट प्लेटो का संदर्भ गुड पर्सन इज अ गुड सिटीजन से ये है कि हर वो इंसान जो अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, ठीक है, वो इंसान स्टेट के लिए सही इंसान है और वो नागरिक कहलाने के लायक है। इसलिए नागरिकता में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे आर्टिशंस हैं, मार्चेंट्स हैं, जेंडर बाइजनेस कुछ नहीं है, सबको नागरिकता दी जा रही है। ऑल्दो नंबर ऑफ सिटीजन कितने हो, इस चीज पे बहुत बड़ा एक कई बार हाइप रहता है कि भाई नंबर ऑफ सिटीजन्स को ये क्या मेंशन करते हैं, कितना मेंशन करते हैं। ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग पढ़ने को मिल जाएगा। कुछ राइटिंग्स में लिखा है 20,000, कुछ में लिखा है 10,000, कुछ में और फिगर लिखी हुई है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग की इनकी किसी भी मेजर राइटिंग में ऐसा कोई फिगर की बात नहीं होती है। अब सिविलाइजेशन की जब हम, सिटीजनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लेटो के एक आइडिया का जिक्र करते हैं। इनका एक ऐसा आइडिया जिसने सिटीजनशिप को डेवलप किया। ट्राइपेटेड सोल। ट्राइपेटेड सोल का जो आइडिया था, प्लेटो उसमें सीधे तौर पर बोलते हैं कि 3 तरह के गुण, 3 टाइप्स ऑफ वर्चूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं लोगों के अंदर, और उन्हीं के बेसिस पे उनकी समाज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटीज हैं वो बांटी जा सकती है। सबसे पहला क्या है? विजडम है, दूरदर्शिता है, कि किस व्यक्ति में कितनी दूरदर्शिता है, वो कितना ज्ञानी है, ठीक है। इसके अलावा करेज है, हिम्मत कह लीजिए, हौसला कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये करेज है, हर किसी में नहीं होती। फिर क्या आता है? एपेटाइट, ठीक है, भूख। अब भूख तो सब में है, ठीक है, ये तो विजडम वाले के पास भी होगी, करेज वाले के पास भी होगी, सब में होगी। बट अब आपकी लाइफ मोटिवेट क्या कर रहा है? आपका विजडम कर रहा है, आपकी करेज कर रही है, आपका एपेटाइट कर रहा है, इसके ऊपर सवाल है। और इस सवाल का आंसर देने के लिए प्लेटो इस्तेमाल करते हैं कि हम इन तीनों गुणों के आधार पर सेलेक्ट करेंगे लोगों को, और सिटीजनशिप बेसिकली इसी चीज के आधार पर होने वाली है। तो ये आएगा कहां से? एजुकेशन से। अब इसको समझिएगा, सारे इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस होने वाले हैं। एजुकेशन में प्लेटो ये मानते हैं कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
जब तक जीवन है, जब तक आप सीखते रहेंगे। और यहां सिर्फ किताबों के ज्ञान की बात नहीं हो रही। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ के ही आपको ज्ञान मिल रहा है। हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी चीज का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के आधार पे ही समाज में उसकी पहचान होती है, उसकी वैल्यू होती है। ऐसे में प्लेटो एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट बेस मानते हैं, एक पिलर के तौर पर देखते हैं स्टेट के अंदर, और सबके लिए नेसेसरी कर देते हैं। मेल फीमेल का कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट इस एजुकेशन में भी ऐसा नहीं है कि प्लेटो कुछ भी पढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्लेटो के समय से पहले और प्लेटो के समय तक भी एथेंस के अंदर सोफिस्ट, या पूरे ग्रीस के अंदर सोफिज्म का बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। सोफिस्ट वो लोग हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंट टीचर हुआ करते थे और ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। एंड मोस्टली जैसे इंडिया में गुरुकुल का कॉन्सेप्ट होता था, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, जहां एलीट लोगों के बच्चे इन सोफिस्ट के पास आया करते थे। बट प्लेटो इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं कि सोफिज्म की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्लेटो के एजुकेशन मॉडल में एथेंस को कंपेयर करते हैं वो स्पार्टा के साथ, एक नेबरिंग स्टेट स्पार्टा। अब वो कहते हैं कि एथेंस के सिस्टम में सबसे बड़ी कमियां मैं आपको बताता हूं। पहली कमी तो ये है कि एथेंस के अंदर कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो हर व्यक्ति को एक जैसी वैल्यूज सिखाए। यहाँ क्योंकि सॉफिस्ट कल्चर है, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने हिसाब से चीजें समझा रहा है। और क्योंकि सिर्फ एलीट लोगों के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ मेल पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। लोग सेल्फिश बन रहे हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जब ये लोग आगे चल के पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं या बाकी अलग अलग स्फेयर में जाते हैं, तो ये वहां पर उनको डिग्रेड करते हैं, उनको खराब करते हैं। ठीक है, यहाँ की एजुकेशन में फिलॉसफी तो है, ठीक है, बट आप कह सकते हैं एक तरह से पेट्रोटिज्म नहीं है। देश से प्यार को ये ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है, और उसी का सबसे मेजर रिजल्ट जो है, देश खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। एथेंस की बात कर रहे हैं। स्पार्टा की कंपैरिजन करते हैं। स्पार्टा के लिए कहते हैं कि भाई स्पार्टा के अंदर एजुकेशन सिस्टम एक ही है। यहाँ पर जैसे ही बच्चा जवान होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इवन कम एज में ही काफी, उनको किसी स्पार्टन मिलिट्री ऑफिसर को दे दिया जाता है, जो उनकी पढ़ाई वगैरह का ध्यान रखता है, मेक श्योर करता है चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों को अच्छी एजुकेशन मिले। फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं ताकि मेल जो है आगे चल के वॉर्स में लड़ाई करने जा सके, सोल्जर बन सके, और फीमेल जो है वो इतनी स्ट्रांग बन सके कि वो इसी तरह के ताकतवर बच्चों को जन्म दे सके, फैमिली जो सिस्टम है उसको संभाल सके। जब स्पार्टन मेल्स लड़ने जाएं तो वो उनके पीछे से अपने घर परिवार और राज्य को संभाल सके, इतना स्ट्रांग बनाता है। अब इन सब चीजों को देख के प्लेटो भी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं और कहते हैं ये सिस्टमैटिक तरीके से होगा। तो 6 साल से लेके 18-20 साल तक की उम्र की बात करते हैं। अब 6 साल से पहले का जो टाइम पीरियड है 5 साल तक का, एक सेकेंड, 1 साल से मान लीजिए 6 साल तक का जो टाइम पीरियड है, ये वो समय है जब बच्चा खेलेगा, कूदेगा, बेसिक चीजें सीखेगा, बोलना सीखेगा, इशारे करने सीखेगा, चीजों के मतलब समझेगा। ठीक है, अब ऑल्दो फिलॉसफी के अंदर तो प्लेटो कहते हैं कि भगवान की बातें भी सीखेगा, ये वाले गॉड हैं, इस तरह की चीजें, शिष्टाचार सीखेगा, ठीक है, बेसिक जो गेस्चर होता है वो सब सीखेगा। अब 6 साल से लेके 18 साल तक वो पढ़ाई करेगा। अब इस पढ़ाई में अलग अलग फेज में डिफरेंसेस आएंगे, किस बेसिस पे उसको क्या नॉलेज दी जा रही है। यहां पर ध्यान से समझिएगा कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है या एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल को डेवलप करता है, वो आपकी आत्मा को डेवलप करता है, आपके इमोशंस को डेवलप करता है। मैथमेटिक्स बच्चा सीखेगा, बेसिक मैथमेटिक्स सीखेगा। इसके बाद जिम्नेजियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथेंस की जो स्टडी स्ट्रक्चर है उसमें जिम्नेजियम का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर बच्चा जिम्नेजियम जाएगा ताकि उसकी फिजिकल ग्रोथ हो। प्लेटो खुद जिम्नेजियम किया करते थे और बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे प्लेटो। एक एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है कि प्लेटो का एक्चुअल जो नाम था वो एरिस्टोक्लीस था, बट उनके इन चौड़े कंधों के बेसिस पे उनके गुरु ने उनको नाम दिया था प्लेटो। प्लेटो को जब मिस्र के लोग इनकी बात करते हैं तो इनको अफलातून नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 6 जो ये पर्टिकुलर टाइम है 6 से 18 का, अलग अलग तरह की शिक्षा बच्चा लेगा। अब 18 से 20 का टाइम जो होगा, ये बेसिकली ऐसा टाइम होगा जब उसकी स्टडीज पे बहुत फोकस किया जाएगा, फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि 20 साल की उम्र में
फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट होगा। फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट होगा। अब यहां पर जो बच्चे इस टेस्ट को पास कर लेंगे, जो स्टूडेंट इस टेस्ट को पास कर लेंगे, वो कहां चले जाएंगे? वो फर्दर स्टडी के लिए चले जाएंगे फॉर 10 ईयर्स। जो इसमें फेल हो जाएंगे, अब वो क्या करेंगे? वो बाहर जाओ और जाके पढ़ा, बाकी सारे काम धंधे देखो। अब ठीक है, अब नॉर्मली भी ऐसा होता है ना, मान लीजिए अगर आप आपके स्कूल टाइम में भी आपको याद होगा, जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूं तो कई मेरे दोस्त ऐसे थे उस समय जिन्होंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी। उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और काम करना स्टार्ट कर दिया, जॉब वॉब करनी स्टार्ट कर दी। कई थे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशंस में वो लोग चले गए। तो इस टेस्ट के अंदर बेसिकली जो 20 साल की उम्र में है, जो फेल होगा वो अब इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर जा चुका है। जो पास होगा वो 10 साल की आगे चल के पढ़ाई करेगा। साथ ही इस फेज में जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, अब वो यहाँ से मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आगे चले जाएंगे। जो बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं लोग, अच्छे मसल्स वगैरह हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मिलिट्री में। ठीक है, जो इस 10 साल के फेज में अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहिए आगे आराम से। अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। अब इस 10 साल के फेज के बाद फिर एक टेस्ट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चा 30 साल का हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 ईयर्स की एज थी, 10 साल उसने पढ़ाई करी, वो 30 साल का हो गया है। अब दोबारा एक सेकंड टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट को जो पास करेगा वो और आगे की 5 साल की पढ़ाई करने जाएगा, 5 ईयर्स। ठीक है, जो यहां फेल होगा फिर वो कहां जाएगा? वो दोबारा से वहीं पे जहां बाकी लोग गए थे ना, यहां फेल होके ये बच्चे वहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें से जो फिजिकली स्ट्रांग थे वो आर्मी में चले जाएंगे, जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे और उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, अब वो जाके कोई भी काम कर लो। बट जो यहाँ पास हो गए हैं वो अगले 5 साल की पढ़ाई करेंगे और अब 35 साल के हो जाएंगे। अब इस 35 साल के फेज के बाद पैटो कहते हैं कि इन लोगों को, जो इस फेज को में आ गए हैं, 5 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, अब इनको अगले 15 साल क्या करना है? इनको पब्लिक सर्विसेज देनी है। ठीक है, लोगों के बीच में जाना है, काम करना है। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें ये लोग काम करेंगे अगले 15 साल तक, और 15 साल पब्लिक के बीच में रह के इन दी एज ऑफ 50। अब ये टेक्निकली क्या कहलाएंगे? अब ये कहलाएंगे फिलोसफर्स। जी हाँ, अब ये कहलाएंगे फिलोसफर। अब इन लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अध्यात्म का, मैथोलॉजी का रास्ता चुनेंगे और वो कहेंगे कि अब हम भगवान की शरण में जाते हैं, आगे का जीवन भगवान के लिए बिताते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब इंडिपेंडेंटली, अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, अब इंडिपेंडेंटली वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये फिलोसफर बन गए हैं जो इस फेज से पहले बाहर निकले और इस फेज से अलग हुए। अब उसमें से कुछ लोग मिलिट्री में चले गए हैं, कुछ लोग जो हैं बाकी सारे कामों में चले गए हैं, आर्टिशियन बन गए हैं, क्राफ्ट्समैन बन गए हैं, मार्चेंट बन गए हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, 3 अलग अलग क्लासेस का यहां पर ओरिजिन हो गया। जिसने 15 साल 35 साल तक पढ़ाई करी, 15 साल पब्लिक सर्विस करी, वो फिलोसफर बन गए। क्या कहलाएंगे ये? गोल्ड क्लास। ठीक है, ओके, इसको दोबारा से एक बार मैं करता हूं। क्या कहलाएंगे? गोल्ड क्लास। वर्चू क्या है इनका? विजडम है। ठीक है, जो लोग आर्मी में चले गए, ठीक है, ये कहलाएंगे सिल्वर क्लास। वर्जू क्या है इनका? करेज है। ठीक है, अब जो लोग आर्मी में नहीं गए, थर्ड क्लास, बाकी सारे कामों में आ गए, डेली लाइफ आप कह सकते हैं एक तरह से, बाकी सारे जो काम थे, ये क्या कहलाएंगे? कॉपर क्लास। इनके पास क्या है? एपेटाइट, भूख है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम इस चीज को देखें तो ये 3 चीजें जो थी हमें मिली एजुकेशन से। ठीक है, अब ये जो है वो इनके वर्चूज हैं। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने बोला, ट्राइपेड सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इनके ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से।
जिसके पास विजडम है, करेज है और एपेटाइट है, 3 चीजें हैं। ठीक है, ये 3 क्लासेस हमारे सामने आ गई। अब ये 3 क्लासेस बेसिकली स्टेट के अंदर जो सिटीजनशिप है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब राज्य में जो लोग फैले हुए हैं सारे के सारे, वो या तो इस क्लास से आते हैं जो भाई डेली कामों में लगे हुए हैं, मार्चेंट है, आर्टिशन है, क्राफ्ट्समैन है, ये सब लोग हैं। ठीक है, इनके पास क्या वर्चू है, इनका गुण क्या है, इनके पास भूख जो है बेसिकली जो काम करने के है। और ये क्लास कैसी है, ये कॉपर क्लास है। अब जो लोगों के पास हिम्मत थी, करेज थी, ठीक है, ये सिल्वर क्लास है, आर्मी में जो लोग हैं। सबसे ऊपर वाली क्लास फिलोसफर, गोल्ड क्लास है, विजडम है। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि ये 2 क्लास, इसमें पर्टिकुलरली ऊपर वाली 2 क्लास जो हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये जो 2 क्लास हैं, ये 2 क्लास कहलाएंगी गार्जियन क्लास, संरक्षक वर्ग। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका काम है स्टेट को प्रोटेक्ट करना, स्टेट के लिए काम करना। अब इसमें जो ये फर्स्ट वाली क्लास है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं 2 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कर रहा हूं। जो 50 साल के आगे का समय है, इसमें कुछ लोग बध्यात्म की तरफ चले गए, पर कुछ लोग ने अभी भी पब्लिक सर्विस करी। अब जो पब्लिक सर्विस में लगे हुए हैं, इनमें से ही किसी एक व्यक्ति को लोग चुनेंगे और अपने कंधों पे बैठा के कहेंगे ये हमारा राजा है। और वो राजा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो राजा कहलाएगा फिलोसफर किंग। क्या कहलाएगा? फिलोसफर किंग कहलाएगा। और इस फिलोसफर किंग के पास क्या है, क्या क्वालिटी है फिलोसफर किंग की? इसके पास है विजडम। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके पास विजडम है तो ये कभी कोई गलती नहीं करेगा। इसके पास दूरदर्शिता है चीजों को देखने की। इसने इतने सालों तक पब्लिक सर्विस करी है, लोगों को खुश करा है, और किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने में एज कंपेयर टू किसी नॉर्मल इंसान के ज्यादा कैपेबल है। तो इस तरीके से ये फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजुअली बच्चे पूछते हैं कि क्या सर फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ मेल ही जो है किंग बन सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, तो किंग है। तो देखिए, जो किंग वर्ड है बेसिकली वो उस पोजीशन के लिए है, जेंडर के लिए नहीं है। ऑल दो एक मस्कुलाइन वर्ड है बेसिकली, अगर देखा जाए तो मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, बट स्पेसिफिकली दिस इज फॉर द पोस्ट। यहां मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी इस पद पे, इस गद्दी पे बैठ सकता है, क्योंकि प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में जेंडर बाइजनेस नहीं थी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेल और फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन मिलती थी, जो कि ये स्पार्टा के सिस्टम में देख के बात किया करते थे। तो अब किंग कोई भी बन सकता है, मेल भी या फीमेल भी। तो अब इनके इस कॉन्सेप्ट पे कई थिंकर्स ने कहा प्लेटो इज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, बट जब ये कॉन्सेप्ट को आगे थिंकर्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं हैना एरेंट की बात करूं, तो हैना एरेंट भी प्लेटो को इस कॉन्सेप्ट के लिए क्रिटिसाइज करती हैं, एरिस्टोटल भी करते हैं, बहुत सारे थिंकर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और कहा जाता है कि प्लेटो जिस तरह का राजा बना रहे हैं, ये तो काफी हद तक एक फासिस्ट किंग की इमेजिनेशन है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट भी है, ये टोटलिटेरियन भी हो जाएगा एक समय में। तो ऐसे में लोगों ने प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट भी कहा, फर्स्ट फासिस्ट, फर्स्ट फेमिनिस्ट, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये थे प्लेटो। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें 3 चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहला, स्टेट ओरिजिन कैसे हुआ, दूसरा सिटीजनशिप कैसे आई, तीसरा हमारा फिलोसफर किंग कैसे बनता है। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बाद एक और कॉन्सेप्ट प्लेटो जो यहां पर ऐड करते हैं बेसिकली, वो फिलोसफर्स की क्वालिटी को समझाने के लिए बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलेगरी ऑफ केव। वैसे तो प्लेटो ने एक ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, जो कि सोक्रेटिस से बोरो किया था, दैट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ नॉलेज और एलेगरी ऑफ केव से जुड़ी कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप एलेगरी ऑफ केव को समझ सकते हैं क्या है। बेसिकली गुफा और छाया का सिद्धांत हम इसे कहते हैं, जिसमें एक फिलोसफर किस तरह से समाज की उन बेड़ियों को तोड़ के बाहर आता है, और समाज को जब देखता है तो एनलाइटेड हो जाता है, जागृत हो जाता है पूरी तरीके से, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से जुड़ता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड एलेगरी ऑफ केव। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट यहां पर आता है जो प्लेटो की बेसिकली जो थॉट्स हैं उनको क्लियर करता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी।
परिवार एवं संपत्ति का साम्यवाद। अब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। प्लेटो ने एथेंस की मौजूदा हालातों को समझा था, उससे जुड़ी समस्याओं को समझा था और प्लेटो उनको दूर करना चाहते थे। प्लेटो चाहते थे कि राजा जो हो वो एक शक्तिशाली राजा हो, ऐसा राजा हो जो पूर्ण तौर पर देश को समर्पित है, देश के लिए कार्य कर रहा है और साथ ही जो जनता है उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सके और वो राजा कभी करप्ट ना हो, कभी किसी चीज के आगे मजबूर ना हो। इसी के साथ साथ प्लेटो इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखते हैं जो कि क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। इनके खुद के स्टूडेंट ने क्रिटिसाइज किया, इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज करा, यहाँ तक कि फेमिनिस्ट थिंकर आज तक प्लेटो को इस कॉन्सेप्ट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। क्या है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लेटो जब गार्जियन क्लास का बात करते हैं, गार्जियन क्लास का डिस्कशन करते हैं, तो दो बेसिकली वर्गों को रखा गया है। एक है फिलोसफर्स या फिलोसफर किंग मैं कह सकता हूं बेसिकली, दूसरे हैं करेज, दैट मीन्स आर्मी। ठीक है, आर्मी और फिलोसफर किंग इस गार्जियन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के ऊपर ये कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होता है। अब प्लेटो कहते हैं कि जो किंग है और जो आर्मी है, आर्मी पर्सनल्स है, इनको फैमिली नहीं बनानी चाहिए, इनको फैमिली नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि अगर ये फैमिली बनाएंगे तो ये परिवार के मुंह में पड़ जाएंगे, इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे और हो सकता है इस वजह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना निभा पाए। अब ऐसा प्लेटो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटो जब आगे चल के कॉन्सेप्ट देंगे, स्पेशली कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसी हो, या फिलोसफर किंग की अगर मैं बात करूं तो फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट में प्लेटो एक स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन करते हैं कि वी नीड मोनार्की, वी ट्रस्ट मोनार्की बट विदाउट हार्डेट्री, कि हमें राजतंत्र पर भरोसा है, हमें राजतंत्र चाहिए पर परिवारवाद के बिना चाहिए। बेटा उसका बेटा उसका बेटा ऐसे राजा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें वो योग्य राजा चाहिए जो अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे राजा बने हो। इसलिए कितना लंबा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना के हमारे सामने रखा। अगर वो सीधे तौर पर इसको परमिशन दे देंगे कि फैमिली बनाने का, तो फिर तो ये ऑब्वियस सी बात है कि राजा का राजा बेटा बनेगा। अभी सोचिए राजतंत्र की बात हो रही थी, ठीक है, आज के टाइम पे पॉलिटिशियन उनकी 4-4 जनरेशन चलती जा रही हैं, ठीक है, बेटा उनका बेटा उनका बेटा, ठीक है। तो उस समय तो राजा थे, उनके हाथ में सारी सत्ता थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, तो उस समय तो कोई डाउट ही नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए। अगर राजा की फैमिली होगी तो ऑफकोर्स उसके बच्चे भी होंगे और फिर वही इनडायरेक्टली एक तरह से सत्ता के काबिल बन जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो भी राजा बने वो इस एजुकेशन सिस्टम से होके आए। ठीक है, दूसरा, प्रॉपर्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी एक सेंस को क्रिएट करती है एंड दैट सेंस इज कॉल्ड इंक्रीज। अगर आपके पास संपत्ति है, किसी भी तरह की कोई संपत्ति है, तो आप हमेशा उसको बढ़ाना चाहेंगे, कभी उसे घटाना नहीं चाहेंगे। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी और अमीर होना चाहता है। क्यों ऐसा होना चाहता है? क्योंकि प्रॉपर्टी वो सेंस देती है आपको कि भाई और ग्रीडी आपको बना देती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर राजा के पास प्रॉपर्टी होगी या सेना के पास प्रॉपर्टी होगी तो फिर तो हो सकता है कि करप्ट हो जाए। अब क्योंकि राजा के पास तो पूरा राज्य ही है संभालने के लिए, तो एक तरह से पूरा राज्य ही उसका है, तो उसको अलग से प्रॉपर्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं। जब वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा या रिटायर हो जाएगा, चाहे वो आर्मी वाले हों या राजा हों, तो दोनों को ही स्टेट जो है फैसिलिटीज देगा, रहने के लिए घर देगा, खाना देगा, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सवाल प्लेटो करते हैं और इसी के साथ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी देखे जाते हैं। ऑल्दो इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लेटो ने ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके बातें की थी। जब ये क्वेश्चन उठे तो प्लेटो ने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि भाई मेरे इस कॉन्सेप्ट में मैं बायोलॉजिकल जो ह्यूमन नीड्स हैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूं। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि जो किंग है वो भी और जो आर्मी वाले हैं वो भी, ये लोग फिजिकल रिलेशंस बना सकते हैं और अगर उन फिजिकल रिलेशंस के रिजल्ट में कोई बच्चा पैदा होता है तो स्टेट उनकी टेक केयर करेगा, राज्य उनको संभालेगा, और जब राज्य उनको संभालेगा तो राज्य उनको इसी एजुकेशन के प्रोसेस से लेके जाएगा और उसके बाद जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। तो हो सकता है कि बायोलॉजिकली जो अगला इंसान राजा बने वो इसी राजा का बेटा हो, बट इसलिए वो राजा नहीं बन रहा है क्योंकि सिर्फ वो उसका बेटा है, वो इसलिए राजा बन रहा है क्योंकि उसने इस प्रोसेस को पूरा किया है। तो इस तरह से
जो प्लेटो हैं वो अपने इस कॉन्सेप्ट के द्वारा किंग को और जो आर्मी है, ठीक है, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं एथिकली, मॉरली और एक तरह से हर सेंस में स्टेट के हिसाब से एज अ गार्जियन का रोल प्ले करने के लिए फोकस कराते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बाद हम प्लेटो के एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन। अब प्लेटो की अगर जस्टिस की मैं बात करूं तो आप बहुत ध्यान से समझिए। प्लेटो ने सिटीजनशिप में हर उस इंसान को जगह दी है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल कर सकता है। तो ये अपने आप में एक जस्टिस का एग्जाम्पल है। प्लेटो अपनी एजुकेशन में मेल फीमेल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये भी एक जस्टिस का एग्जाम्पल है। प्लेटो के यहाँ जो राजा बन रहा है वो मेल और फीमेल की बाइजनेस नहीं हो रही, मेल भी राजा बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकती है, और उनके राजा बनने तक का सफर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ना कि किसी हेरिडिटरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी एक जस्टिस है अपने आप में। अब प्लेटो किंग को और आर्मी को एक तरफ तो ये कह रहा है कि आप परिवार मत बनाओ, संपत्ति मत बनाओ, पर उनको जीवन भर आर्थिक और इस तरह की सहायता देने को तैयार है, तो ये भी जस्टिस है। तो इस तरीके से प्लेटो का जो जस्टिस है उनके इन्हीं सारे आइडियाज के अंदर निहित है। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स विद द बुक कॉल्ड लॉस। लॉस के अंदर प्लेटो सीधे तौर पर कहते हैं कि देयर इज अ स्कोप ऑफ रेवोल्यूशन। अगर राजा अपना कार्य ठीक से ना कर पाए, अगर फिलोसफर किंग गलतियां करने लगे जैसा कि बाकी लोग करते हैं, तो लोगों के पास अधिकार है कि वो विद्रोह कर सकते हैं, वो रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठा सकते हैं। अब इसीलिए मैंने कहा था द फेज ऑफ ट्रांजिशन एंड कंप्लीट मैच्योरिटी। अपनी पहली किताब रिपब्लिका में ये आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आदर्श राज्य कैसा होगा, और ये सारे पॉइंट्स उसी के हैं। बट जब ये लॉज लिखते हैं तो उसके अंदर आदर्श राज्य अब प्रैक्टिकल हो चुका है, यहां तक कि किंग के खिलाफ रिवोल्ट करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लेटोज सेकंड बेस्ट स्टेट विच इज मेंशन इन लॉज इज माय आइडियल स्टेट। क्योंकि प्लेटो ने जो पहला आइडिया दिया था आइडियल स्टेट का, जो दिया था रिपब्लिका में, उसके लिए तो एरिस्टोटल ने कहा था इट इज उटोपियन स्टेट, यह काल्पनिक राज्य है जो कभी वास्तविकता में नहीं आ सकता। पर जब लॉस के अंदर ये सेकंड बेस्ट स्टेट का आइडिया देते हैं तो अब एरिस्टोटल कहते हैं दिस इज माय आइडियल स्टेट, क्योंकि यहाँ रैशनैलिटी एग्जिस्ट करती है, तर्क है, यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी है। राजा अगर अच्छा नहीं है तो विरोध करने का ऑप्शन है। तो इसीलिए प्लेटो के विचार जो हैं वो कंटेम्प्रेरी टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इवन अगर आप आज के समय में भी इनको पढ़ रहे हैं अपनी किताबों में, तो इसकी रिलेवेंस को और इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। तो आई होप क्या ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए। और अब प्लेटो के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर की तरफ, जो कि है प्लेटो के ही स्टूडेंट एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल के दर्शन को अगर समझना हो, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझना हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एरिस्टोटल की इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत होती कहां से है। एरिस्टोटल कई मायनों में एक बहुत प्रैक्टिकल थिंकर थे। उसके बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें से एक बड़ा रीजन उनके पिता हैं। एरिस्टोटल का जन्म एथेंस में नहीं बल्कि स्टागिया नाम के एक शहर में हुआ था। पर ये कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं खींच लाती है। एरिस्टोटल के पिता उस समय एक फिजिशियन हुआ करते थे, मैकेडोन के जो किंग थे उनके यहाँ पर, जिसका असर एरिस्टोटल की अपब्रिंगिंग पे और उनकी नॉलेज का जो फेज था फर्स्ट, उस पर पड़ा, और जूलॉजी की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान गया। अब ये कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने 400 से ज़्यादा किताबों को लिखा, बट कितनी अवेलेबल है इसका एग्जैक्ट कोई डेटा हमें नहीं मिलता है। ऑल दो अगर एरिस्टोटल के इंट्रोडक्शन में एक चीज़ को जोड़ा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल अपने टाइम में लगभग हर पॉसिबल साइंस जो एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी थी, जूलॉजी थी, बॉटनी थी, ह्यूमन मेडिसिन के बारे में अगर बात की जाए, साइकोलॉजी से एक्सपेक्ट पे बात की जाए, हर एक एक्सपेक्ट पे बात किया करते थे, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स के ऊपर भी। पर एरिस्टोटल के कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। आप उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पे तो जानते ही हैं, जो कि सबाइन ने भी कहा, मैक्सिस ने भी कहा, बट इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी के तौर पर भी इनको जाना जाता है। अब एरिस्टोटल के जीवन पे अगर नजर डालें तो इनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत होती है जब इनकी मुलाकात होती है प्लेटो के साथ।
जब ये एथेंस आते हैं, अकेडमिया जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अकेडमिया के गेट पे लिखा होता है कि सिर्फ उन्हीं का स्वागत है जिनकी ज्योमेट्री अच्छी है या जिनको ज्योमेट्री आती है। अरिस्टोटल बचपन से ही पढ़ने में मेधावी छात्र थे। जब ये अकेडमिया जाते हैं, प्लेटो से मिलते हैं, तो अरिस्टोटल के जीवन में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20 साल का समय इन्होंने प्लेटो के साथ बिताया था। आगे चल के प्लेटो की मृत्यु हो गई। उस समय अरिस्टोटल को लगता था कि शायद वही एक योग्य दावेदार हैं अकेडमिया को संभालने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद काफ़ी जर्नी इन्होंने करी और सबसे बड़ा पड़ाव जो इनकी लाइफ का माना जाता है वो तब माना जाता है जब इनको किंग फिलिप ने बुलाया था अपने बेटे अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए। हाँ जी, ये वही अलेक्जेंडर है जो आगे चल के अलेक्जेंडर दी ग्रेट के तौर पर जाने गए। अब जब ये वापस आते हैं एथेंस इसके बाद, तो दोबारा ये कोशिश करते हैं कि एकेडमिया में एक जगह बना पाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। तब अरिस्टोटल एक स्कूल की नींव रखते हैं जिस तरह से प्लेटो ने रखी थी, और उसका नाम था लीसियम। ऑल्दो लीसियम अकेडमिया जितना फेमस नहीं हो पाता है, बट लीसियम में अरिस्टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करके जाते हैं। लीसियम के अंदर अरिस्टोटल इतनी ज़्यादा किताबों को उस समय इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो शिष्य था अलेक्जेंडर, वो दुनिया जीतने के जर्नी पे निकला था, तो वो जहाँ भी जाता था उसको जो जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स मिलती थी वो सब एरिस्टोटल को भिजवा दिया करता था। और इस वजह से लीसियम में जो लाइब्रेरी थी उस समय वो वेस्ट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, जहाँ हर सब्जेक्ट से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग्स रखी हुई थी। ऑल दो लीसियम का फेलियर एक अलग कहानी है, बट एरिस्टोटल की इंटेलेक्चुअल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले बार आते हैं इस बात के ऊपर कि भाई अरिस्टोटल और प्लेटो के बीच का जो संबंध है वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी बहुत जरूरी है। पहला आइडिया है स्टेट का आइडिया। नो डाउट हर थिंकर के साथ, जैसा मैंने कहा था कि स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज स्टेट के बिना कोई भी थिंकर पहचाना नहीं जाएगा, जाना नहीं जाएगा। इनकी राइटिंग है पॉलिटिक्स, जो इनकी एक मेन राइटिंग मानी जाती है, और इनके जितने भी पॉलिटिकल आइडिया हैं उसका मेजर पोर्शन हमें पॉलिटिक्स में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर ये भी एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका आइडियल स्टेट क्या है, प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट इज एरिस्टोटल आइडियल स्टेट। अब क्रिटिसिज्म से हम शुरुआत करेंगे। रीजन ये है कि वो क्रिटिसिज्म ही एरिस्टोटल की थॉट प्रोसेस का बेस बनेगी। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैंने प्लेटो से महान चिंतक आज तक नहीं देखा, ना ही प्लेटो से महान चिंतक कभी आया था और ना आने वाले भविष्य में कभी आ पाएगा। पर प्लेटो का सिद्धांत जो है, जो कि एक राज्य की संकल्पना करता है, द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, ये सिद्धांत, ये थ्योरी कभी भी जमीन पे, ग्राउंड पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ये सिर्फ हवा में बना हुआ एक महल है जिसका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया उटोपियन स्टेट, काल्पनिक राज्य। अब प्लेटो ये कहते हुए जब अपने राज्य की बात कर रहे थे, जब आइडियल स्टेट की बात कर रहे थे, तो प्लेटो ने जिन जिन चीज़ों को एक बेहतरीन स्टेट बनाने के लिए, एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए चुना था, एरिस्टोटल वन बाय वन उन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जितने भी आइडिया प्लेटो ने रखे, चाहे वो फिलोसफर किंग का आइडिया था, कम्युनिज्म का आइडिया था, प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम का आइडिया था, या फिर अगर बात की जाए प्लेटो की सिटीजनशिप का आइडिया, तो ये कोई भी आइडिया प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पाएंगे। राज्य के बनने को लेके प्लेटो और एरिस्टोटल के मत काफी हद तक सिमिलर आपको मिलेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने जब आइडियल स्टेट की कॉन्सेप्ट की बात करी थी और ये जाना था कि किस तरह से ये आइडियल स्टेट आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल, फैमिली, सिविल सोसाइटी और फिर स्टेट आया था। एरिस्टोटल भी बिल्कुल इसी तरह से, अच्छा ये जो पूरी थ्योरी है मैंने पहले ही बोला, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी। ये है ऑर्गेनिक थ्योरी, प्राकृतिक सिद्धांत है राज्य के अवतरण का, राज्य के बनने का, ओरिजिन ऑफ स्टेट का। व्यक्ति आया, परिवार आया, समाज आया और फिर राज्य बना। एरिस्टोटल कहते हैं बात बिल्कुल ठीक है, आई एम टोटली एग्री विद दिस, बट एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। प्लेटो के लिए स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, बट फॉर एरिस्टोटल once state come into the existence then state become prior to the individual। जब एक बार राज्य अवतरण में आ जाता है तो राज्य व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य से, व्यक्ति से पहले आता है। यहाँ फिर व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं रहती, राज्य सबसे मुख्य है। राज्य को बनाए रखना, उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक यही डिफरेंस आपको इस थ्योरी में दोनों के विचारों में नजर आता है। नो डाउट
एरिस्टोटल ने जब इस थ्योरी को रखा था तो बहुत प्रैक्टिकल सेंस में वन बाय वन स्टेप टू स्टेप इसको बताया था, विच इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इसके बाद अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, तो डेफिनेटली एरिस्टोटल भी एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं। उनके लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन ही एक चीज है जिसके द्वारा इंडिविजुअल अपने वर्चूज को पहचान सकता है और उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए काम कर सकता है। अब इसके बाद आती है सिटीजनशिप, जहां प्लेटो की सिटीजनशिप को लेकर हम ये देखते हैं कि प्लेटो बहुत क्लियर है कि गुड पर्सन इज अ गुड सिटीजन, जो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, वो अच्छा सिटीजन है, ठीक है, और किसी को एज सच क्लास इससे बाहर नहीं निकालते। वहीं एरिस्टोटल की सिटीजनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये सिटीजनशिप एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूनिकनेस है, जो आम लोगों में और उस व्यक्ति में जिसको सिटीजनशिप दी गई है, ठीक है, एक प्लेजर के तौर पर वो उसको देखते हैं कि किसी राज्य के अंदर उसका सिटीजन होना एक प्लेजर की बात है, एक एक्सक्लूसिव चीज है ये, जो हर किसी को नहीं दी जा सकती। अब यहाँ सिटीजनशिप में से ये निकालते किसको हैं उसको देख लेते हैं। फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट पे भी इनके हम आएंगे। तो इनकी सिटीजनशिप में सबसे पहले ये किसको बाहर निकालते हैं, देखिए ये कहते हैं वुमेन्स, वुमेन मेरी सिटीजनशिप का हिस्सा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज वुमेन एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, ठीक है, ना ही वो घर से बाहर जाती हैं, हाउस होल्ड हाउस चोर्स में ही लगी रहती हैं। तो ये कहना कि वुमेन्स आर वेरी एक्टिव इनटू पॉलिटिक्स एंड द अदर फंक्शंस ऑफ स्टेट, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं वुमेन्स को सिटीजनशिप में नहीं रखता हूँ। चिल्ड्रंस, बच्चे जो हैं, चाइल्ड, इनको मैं सिटीजनशिप में नहीं रखता हूँ, बिकॉज बच्चे हैं तो इनका कोई रोल ही नहीं है सच। ये कितना जिएंगे नहीं भी जिएंगे किसी को नहीं पता, और उस समय में अनसर्टेनिटी होती थी लाइफ को लेके, कोई छोटी मोटी बीमारी भी हुई तो इंसान मर जाता था। इसके बाद आते हैं ओल्ड, जो बूढ़े लोग हैं, ये भी सिटीजनशिप में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देयर अ बर्डन ऑन अ सोसाइटी। अभी किसी भी तरह से एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे सोसाइटी में, तो इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, इनको भी सिटीजनशिप देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कौन आता है? अब इसके अलावा जो कैटेगरीज आएंगी वो अलग अलग राइटिंग्स में आपको अलग अलग मिलेंगी। कुछ यूनिवर्सिटी नोट्स में आपको दिखेगा कि 5-6 कैटेगरीज आपको दिखेंगी, कुछ में 2-3 कैटेगरीज दिखेंगी, कुछ रेफरेंस किताबों में बहुत स्पेसिफिकली लिखा होगा वुमेन एंड चाइल्ड ओनली। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रफ आइडिया में सबका समन्वय करके सबका एक कॉमन वो आपको देता हूं कि यहाँ पर इसके अलावा जो पेड सोल्जर होते हैं ये नहीं होंगे। हिंदी में बोलते हैं वृत्त योद्धास, जिनको पैसे देके बुलाया जाता है आपके लिए लड़ने के लिए। पहले छोटी छोटी फौज हुआ करती थी देशों के पास, तो बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हुआ करते थे जो लड़ने के लिए आपकी साइड से आते थे, बदले में उनको राज्य की तरफ से पैसे दिए जाते थे। तो एरिस्टोटल बोलता है ऐसे लोग इसका हिस्सा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो नेटिव नहीं है, जो इस राज्य में पैदा नहीं हुए, उनको भी सिटीजनशिप मत दो। अब ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर आप चाणक्य को पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का, तो चाणक्य भी इस चीज को सीधे तौर पर बोलते हैं कि जो नेटिविटी नहीं है उसको सिटीजनशिप देना आसान नहीं होगा। अगर आप देते हो तो भविष्य में आपको विद्रोह का सामना देखने को मिल सकता है। ये उनको बाहर निकाल देते हैं। अब टेक्निकली यहाँ पर ये हर उस इंसान को बाहर निकाल रहे हैं जो कि राज्य के अंदर आप कहो कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये आर्टिशंस को, जो यहाँ वहाँ घूम के काम करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये लोग किसी एक जगह नहीं रहते, ये आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल को किसी दूसरे राज्य में जाके काम कर सकते हैं। अगर इनको वहां काम मिला तो इनकी ऊपर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। अब इसके बाद अगर इतने लोग सिटीजनशिप से आउट हैं तो अल्टीमेटली बचा कौन? फिर बचे यंग ग्रीक मेल्स, नौजवान यूनानी लड़के, ठीक है, या पुरुष। अब ये एज ग्रुप क्या रहा होगा उस समय के हिसाब से अगर देखें तो आप कह सकते हैं 18 से 50 साल के आसपास के जो यंग ग्रीक मेल्स होंगे वो रहे होंगे। अब प्लेटो कहते हैं कि ये वो लोग हैं, ये जो ये एज ग्रुप है पर्टिकुलरली, एंड दिस इज मैन, ठीक है, ओनली मैन। ये वो हैं जो वॉर्स में पार्ट ले रहे हैं, स्टेट की तरफ से लड़ रहे हैं, एक्टिव फंक्शंस जो हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है या बाकी स्पेयर्स हैं, उनमें एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, स्टेट के लॉज को ओबे कर रहे हैं। तो इसलिए यही सिर्फ वो लोग हैं जिनको ये एक्सक्लूसिव राइट सिटीजनशिप का मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। अब इस चीज को लेकर अरिस्टोटल कहते हैं कि मेरी सिटीजनशिप जो है वो एक्टिव है और लिमिटेड है, ये सबको नहीं बांटी जाएगी। अब यहां पर नंबर्स वाली बात मैंने पहले भी कहा था आपको कि कुछ राइटिंग्स में नंबर्स का जिक्र होता है,
फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि 5040 लोग होने चाहिए, इन्होंने कहा 5000 से 10,000 होने चाहिए। तो एज सच मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेजर राइटिंग के अंदर, इंपॉर्टेंट राइटिंग के अंदर आपको इस तरह के नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली जो हिंदी से की राइटिंग्स आती हैं मार्केट में, पासबुक, उसमें इस तरह के नंबर देखने को मिल जाते हैं। बाकी किसी ऑथेंटिक सोर्स में, स्पेशली वो राइटिंग्स जो कि फॉरेन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उनमें आपको इस तरह के स्पेसिफिक नंबर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से सिटीजनशिप को ये क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट जो कि क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है फिलोसोफर किंग का और एक कॉन्सेप्ट जो है वो है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी का। फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट पे ये कहते हैं कि जिस तरह के राजा की इमेजिनेशन प्लेटो कर रहे हैं, पहली बात तो इस तरह का राजा बन के कोई सामने आए, इसका फ्यूचर में या पास्ट में या प्रेजेंट में कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं दिखता कि पॉसिबल था, है या हो सकता है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन रख रहे हैं जो कभी गलत नहीं हो सकता, एंड ओनली द गॉड एंड डेविल कैन सूटेड ऑन दिस पोजीशन। या तो भगवान होगा या फिर वो शैतान होगा, क्योंकि यही दो एंटिटी ऐसी हैं या यही दो पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान कोई गलती करेंगे नहीं और शैतान तो की तो गलती, तो क्या वो गलती थोड़ी मानेगा, उसका तो पूरा नेचर ही वो है। तो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा किंग बनेगा भी तो इस बात की बहुत श्योरिटी है, चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन बन जाएगा, ये एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करने लग जाएगा, संपूर्णतावादी हो जाएगा, जो इसके मन में आएगा ये वो करेगा, और इस तरीके से ये एक कंप्लीट एनार्की को क्रिएट करेगा, फासिस्ट बन जाएगा। अब इस वजह से ये इस फिलोसोफर किंग के आइडिया को मानने से मना कर देते हैं। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज हियर कि ये मोनार्की को रिजेक्ट नहीं करते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये मोनार्की को गलत नहीं मानते हैं। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल सीधे तौर पर कहते हैं कि पहली बात तो ये जो आइडिया है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, प्रकृति ने इंसान को जैसा बनाया है ये उसके अगेंस्ट है ये आइडिया। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि फैमिली और प्रॉपर्टी किसी भी इंसान के जुड़ाव को, उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं रूट्स को बनाती है। जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी एक देश में रह रहे हैं और उस देश के लिए आप फाइट कर रहे हैं, बट आपका कोई परिवार नहीं है, आपकी कोई संपत्ति नहीं है, ना आप बना सकते हैं परिवार, ना आप संपत्ति बना सकते हैं। अब कहने के लिए तो ठीक है आपके अंदर पेट्रोटिज्म है, और बहुत लोग कहते भी हैं ऐसा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जो है ये देश ही है। बट ये पेट्रोटिज्म कब तक बनी रहेगी? कभी ना कभी एक समय में आके आपको परिवार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परिवार आपका इमोशनल बाउंड है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आई वाज लाइक 2018 और 19 आई वेंट टू लद्दाख, और लद्दाख में सियाचिन स्काउट है, तो वहां पे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर लिखा है, वी डोंट हेट पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी आर इन डीप लव विद पीपल इन आवर बैक, ठीक है, ऑन आवर बैक। बेसिकली मतलब ये है कि हम अपने दुश्मनों से नफरत नहीं करते, पर जो हमारे पीछे हैं, हमारे देशवासी, हम उनसे प्यार करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर आपकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जब आपके पीछे कोई है ही नहीं, ठीक है, अब ये एक और चीज से आप प्रूव कर सकते हैं, जो बच्चा ऐसा है जो अनाथ है, ठीक है, स्ट्रीट पे पला है, बड़ा है, उस बच्चे की मेंटेलिटी में टूवर्ड्स दी मोरालिटी, एथिक्स बहुत डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू उस बच्चे की जो एक परिवार में पला बड़ा है। और यही प्लेटो, अरिस्टोटल कहते हैं कि भाई ये जो फैमिली है ना, फैमिली आपको एक इमोशनल टच देती है, आपको एक्चुअली उस रूट से कनेक्ट करती है जो आपको स्टेट में रहने या स्टेट से जुड़ाव को महसूस कराता है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ लेबर, हार्ड वर्क। आप आज के समय में कोई भी काम करेंगे और उस काम के बदले में आपको मेहनताना मिलेगा, यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ फीस और वट एवर। अब आप उसको कब तक इकट्ठा करते रहेंगे? मान लीजिए हर रोज आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 50 साल हो गया, ये हजार रुपए रोज कमाते हुए, आई होप कि बहुत बड़ा अमाउंट आप जोड़ लेंगे, पर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो आप इस पैसे का करेंगे क्या? बट हाँ, जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डेफिनेटली यू फील कि भाई ये मैंने अचीव किया है, ये मेरी मेहनत है,
ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, वट एवर इट इज। क्लियर? तो ये कहते हैं कि भाई आप उसको उसकी आइडेंटिटी से ही दूर कर दोगे पूरी तरीके से, तो ऐसा फौजी या ऐसा राजा कितने टाइम तक अपनी ड्यूटी को सक्सेसफुली कर पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो दो चीजें हैं वो इंसान के बेसिक नेचर से कनेक्टेड हैं, तो आप इनको दूर नहीं कर सकते। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अरिस्टोटल के आइडियाज में एक मेजर कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हम करते हैं, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ स्लेवरी, दासता का विचार। अब देखिए, दासता के विचार पे अरिस्टोटल ने बहुत कुछ बोला है। मैं बहुत डेप्थ में इसको नहीं लेके जाऊंगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। कोई भी ऐसी चीज जो आपके समाज में हो रही है, रोज हो रही है, लगातार हो रही है, उसको आप सही या गलत की कैटेगरी में दो कंडीशन में रख सकते हैं। अगर आप उस चीज से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो आप उसे गलत कहेंगे, अगर आप उस चीज से बेनिफिटेड हैं तो आप उसको सही कहेंगे। उदाहरण के तौर पर कई बार इस तरह देखते हैं कि जब बाल मजदूरी कहीं कराई जाती है, ठीक है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ना कि घरों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो जो लोग हैं, जो मालिक हैं उस घर के, वो कहेंगे अरे ये बच्चा ऐसे ही रोड पे घूम रहा था, मैंने तो उल्टा इसको नौकरी दिया, इसको पैसे दे रहा हूँ हर दिन, ठीक है। बट आप जब उस सिचुएशन को देखते हो, क्योंकि आप वो बच्चा नहीं हो ना, जब आप उस सिचुएशन को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई ये सारे दिन इस बच्चे से काम कराते हैं, पूरे दिन काम करा के इसको 100-50 रुपए दे देते हैं, मारते पीटते अलग से हैं, गाली गलौज करते हैं, कितना सफर कर रहा है बच्चा। अब एरिस्टोटल ने जब स्लेवरी को देखा तो वो मालिक वाले नजरिए से देखा। तो कहते हैं ग्रीक सोसाइटी में ट्रेडिशन है, कल्चर है स्लेव्स रखने का। आपको बता दूं कि उस समय स्लेव्स को बेचा जाता था अफ्रीका से अलग अलग जगहों से पकड़ के। यंग जो लड़के हुआ करते थे, स्पेशली जो मस्कुलर या अच्छे खासे दिखते थे, उनको पकड़ के लाया जाता था और फिर उनको मंडियों में, मार्केट्स में बेचा जाता था। और यूजुअली जो ग्रीक एलीट पीपल थे, ये इस तरह के स्लेव्स को रखा करते थे। पूरी लाइफ ये स्लेव्स इनके लिए काम किया करते थे, एंड फाइनली जब ये मर जाते थे तो इनको फिर वही फेंक दिया जाता था, जो भी करते थे। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि स्लेवरी इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस। अब ये सुन के आपको लगेगा यार ये क्या बात कर रहे हैं। अभी कहते हैं देयर इज अ टू काइंड ऑफ स्लेवरी, वन इज गुड, वन इज बैड। अब विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड? नेचुरल इज गुड एंड बाय फोर्स इज बैड। अब वाई गुड और वाई बैड? नेचुरल स्लेवरी क्या है? हर व्यक्ति एक प्रकार की समझ लेके पैदा नहीं होता। अब आपको मैं उदाहरण आपसे ही देता हूं। मान लीजिए कि अगर आपके घर में आपके कोई सिबलिंग है, बड़ा भाई है, ठीक है, स्पेशली छोटों के साथ ये ज्यादा होता है, या मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा भाई है ऐसा जो आपसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आता है, बहुत पढ़ाई में अच्छा है, गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, तो आप नेचुरली देखेंगे कि आपके पेरेंट्स भी उसका फेवर लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई मेहमान आया घर पे तो उसको बैठा, उसको कहेंगे कि अरे उसको पढ़ने दो, तुम एक काम करो, जाओ जाके समोसे लेके आ जाओ, चाय लेके आ जाओ, ठीक है। वो मूवी याद है ना, सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर, सेट मैक्स पे रोज आती है, देख लेना हीरा ठाकुर के साथ क्या होता है। उसके छोटे भाई तो एंजॉय कर रहे होते हैं शादी में और वो बेचारा पानी सर्व कर रहा होता है। तो हीरा ठाकुर एरिस्टोटल के हिसाब से नेचुरल स्लेव है, प्राकृतिक दास है, क्योंकि उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो खुद के लिए कोई डिसीजन ले सके। तो वो पैदाइशी स्लेव है और उसको एक मास्टर की जरूरत है। तो ऐसे में एरिस्टोटल कहते हैं कि ये स्लेवरी जो है, ये पर्टिकुलरली ये वाली स्लेवरी, नेचुरल वाली, दिस इज गुड, ये अच्छी है, और ग्रीक सोसाइटी में यही चलती है, ऐसा वो कहते हैं। बट वो कहते हैं अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जो दिमागी रूप पे सक्षम है, पूरी तरीके से अपने फैसले खुद ले सकता है, कार्य कर सकता है, आप उसको पकड़ के चेन में बांध के उससे मेहनत करवा रहे हो, स्लेव वाला काम करा रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसको आप गलत मानता हूं मैं। और ये एक फोर्सफुल स्लेवरी जो है ये गलत है। अब फोर्सफुल स्लेवरी भी पूरी दुनिया में चला ही करती थी, एंड मोस्टली स्लेवरी फोर्सफुल ही हुआ करती थी। आप कह सकते हैं कि 99% स्लेवरी फोर्सफुल ही हुआ करती थी। कोई इतना पागल नहीं होता, ठीक है, कि भैया वो अपने छोटे मोटे फैसले ना ले सके जिंदगी के। हाँ, और अगर उससे ज्यादा अगर कोई सही में मानसिक तौर पर इस लेवल पे है तो फिर उसको तो हॉस्पिटल या डॉक्टर की जरूरत है, स्लेव बनने की जरूरत नहीं है।
बट ये इस तरह से इसको बोलते हैं, बट ये स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करके जाते हैं, कह के जाते हैं कि भाई ये जो मास्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ रूल बनते हैं, अपने स्लेव्स को अच्छे से रखिए, उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए मेंटली या फिजिकली, ठीक है, उनका ध्यान रखिए, और जब आप बूढ़े हो जाएं तो उनको आज़ाद कर दीजिए, या फिर आपके स्लेव्स में अगर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ पैदा होने लग जाएं तो उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जो कि सिर्फ कहने की बातें थी। यहाँ पर एरिस्टोटल मुझे तो कहीं से भी प्रैक्टिकल नज़र नहीं आते, बट ऑफकोर्स ये आइडिया वो स्लेवरी का देखे जाते हैं। अब इस आइडिया के बाद एरिस्टोटल, ओके, इस पर्टिकुलर आइडिया में एक क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल की ओर है। इस आइडिया में एरिस्टोटल सीधे तौर पर बोलते हैं वुमन इज इक्वल टू स्लेव। जो स्त्रियां हैं वो राज्य में एक कह सकते हैं आपके स्लेव की तरह ही है, उनका जीवन भी स्लेव जैसा ही है, उनकी पूरी लाइफ हाउस चोर्स में, बच्चे पैदा करने में, ये सब करने में जाती हैं। और इस तरह के आइडिया सिर्फ एरिस्टोटल के नहीं है, मोस्टली ग्रीक फिलोसफर्स इसी तरह के आइडिया रखते थे, इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स इस तरह के कॉमन आइडियाज रखते हैं। अगर आप रूजो को देखें तो, या हीगल को आप देखें तो वो कहते हैं कि भाई औरतों का काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, ठीक है, परिवार को आगे बढ़ाना है। रूजो कहते हैं वुमन इज मेंट टू प्लीज द मैन, कि इंसान मर्दों को खुश करने के लिए औरतें हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको कॉमनली मिलेंगी। अब यहाँ पर एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म का भी हिस्सा बनते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर आज भी एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करते हैं उनके आइडियाज के लिए। अब इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल के नेक्स्ट आइडिया के ऊपर। अब यहाँ पर एरिस्टोटल के 3 आइडियाज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं समझने। इनका एक आइडिया है विच इज रिलेटेड टू दी रेवोल्यूशन, क्रांति से रिलेटेड आइडिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लेटो भी रेवोल्यूशन की बात करके गए थे, बट एरिस्टोटल उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, इवन कैटेगरीज बना के जाते हैं कि रेवोल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं। दूसरा आइडिया इनका आता है यहाँ पर बेसिकली जस्टिस का कॉन्सेप्ट, कि न्याय व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, तो जस्टिस के टाइप्स बता के जाते हैं। और तीसरा आइडिया जो है इट इज कनेक्टेड टू प्लेटो एज वेल, तो मैं एरिस्टोटल और प्लेटो को साथ में यहाँ पर इस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। ही डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम ऐड करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा के जाते हैं। और ये जो 3 चीजें हैं एरिस्टोटल की, ये 3 आइडियाज जो हैं, ये एरिस्टोटल को एज अ थिंकर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया के ऊपर इनकी नजर डालते हैं विच इज अ आइडिया, क्योंकि हम चेन में अभी चल रहे हैं तो हम यहाँ पर इस आइडिया पे नजर डालते हैं। तो जो अब इनका आइडिया है दैट इज कॉल्ड अ जस्टिस, न्याय व्यवस्था क्या है। अब जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे एरिस्टोटल से पहले भी बहुत बातें हुई हैं। सोक्रेटिस अपने समय में, उस समय के जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक थे, चाहे वो पॉलीमार्कस थे, थ्रेसीमार्कस थे, या फिर गुलकान थे, इन सबसे एक लंबा डिस्कशन करते हैं कि जस्टिस क्या है, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से बेस्ट फॉर्म में उसको डिलीवर किया जा सकता है। एरिस्टोटल के जस्टिस के अंदर उनका फिलोसफर किंग आता है, उनकी एजुकेशन आती है, बट जब एरिस्टोटल जस्टिस पे बात करते हैं तो बहुत सीधे तौर पर जस्टिस को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा है करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेसिकली विभाजनात्मक न्याय जिसको कहा जाता है। ये कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो बेनिफिट्स या बर्डन का है, वो समाज में इक्वली होना चाहिए, उससे एक बैलेंस बना रहता है, और कभी भी लोग जो हैं आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, सत्ता के खिलाफ नहीं जाएंगे। करेक्टिव जस्टिस को जब ये समझाते हैं तो कहते हैं कि जब कुछ भी गलत होता है तो करेक्टिव जस्टिस की जरूरत पड़ती है, जो कि उस गलत को सही करता है, सुधारात्मक न्याय इसको कहा जाता है। इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी का लॉस हुआ है तो उसके लॉस की रिपेमेंट की जाएगी। कई बार इसको रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से भी आप लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जस्टिस को बहुत अच्छे से समझा के जाते हैं। और जस्टिस का जो आइडिया है एरिस्टोटल का, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्टिस के बिना कभी भी किसी सोसाइटी के अंदर, किसी स्टेट के अंदर लोग अपने आप को सेफ और फ्री या लिबर्टी के अंदर जी रहे हैं ऐसा महसूस नहीं कर सकते। आज के समय में भी अगर जस्टिस ना हो, कानून व्यवस्था ना हो, तो ये कहना कि भाई आप इस समाज में सुरक्षित हैं वो सही नहीं। आज हम भारतीय समाज में भी देखते हैं कि बहुत से क्राइम हमारे सामने आते हैं, और जब इस तरह के बड़े बड़े क्राइम हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी निगाहें इस बात पर टिकी होती हैं कि अदालतें क्या फैसला देंगी, मुजरिम को क्या न्याय मिला या नहीं मिला, मुजरिम को सजा मिली या नहीं मिली, जो विक्टिम है उसको, जो पीड़ित है उसको न्याय मिला या नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जस्टिस के ऊपर, आपके बिलीव में और जस्टिस की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस कराती हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा जो आइडिया ये देखे जाते हैं विच इज एक्चुअली कंबाइंड विद द प्लेटो, वो आइडिया है गवर्नमेंट का,
गवर्नमेंट की फॉर्म का। ऑल दो ये दोनों ही थिंकर दो तरह की फॉर्म्स पे बात करते हैं, गुड एंड द बैड। गुड फॉर्म की बात अगर करें तो ये मोनार्की को सही मानते हैं, ठीक है, कहते हैं मोनार्की अच्छी फॉर्म है, ओलिगरेची भी ठीक ठाक है, ठीक है, बट ये कहते हैं कि मोनार्की जो है वो अगर एब्सोल्यूट हो जाए तो वो गलत हो जाती है। ओलिगरेची जो है वो कुछ समय के बाद आप देखते हैं अथॉरिटेरिज्म में बदल जाती है कहीं ना कहीं तक, वो भी गलत ये मानते हैं। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी और पॉलिटिक की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को गलत मानते हैं और पॉलिटिक को सही मानते हैं। सेम विद द प्लेटो एंड द एरिस्टोटल। बस फर्क कितना आता है कि प्लेटो के लिए डेमोक्रेसी खराब इसलिए थी क्योंकि प्लेटो मानते थे कि व्यक्ति लोग जो हैं वो इतने शिक्षित नहीं है कि वो अपना राजा चुन सके। अब कहने के लिए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, कुछ देशों की आबादी जितनी नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा, देश भी क्या कुछ कॉन्टिनेंट्स की आबादी जितनी नहीं है उससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ वोटिंग करने जाते हैं। अब ऐसे में ये कहना कि हम एक्चुअली में डेमोक्रेसी की ट्रू वैल्यूज को कंटेन करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, ये तो सही नहीं होगा। इवन पॉलिटिकल साइंस के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि मोस्टली जगहों पर जो वोटिंग होती है, कई बार डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, बट होते क्या है, जात पात, आरक्षण, ये सब ऐसे मुद्दे होते हैं जो सोशल एक्सपेक्ट पे लोगों को ज्यादा टच करते हैं एज कम्पेयर टू देयर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट्स। और आप देखते हैं कई बार जेलों में जो लोग हैं वो भी जीत के आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े क्राइम के चार्जेस हैं वो भी जीत के आ रहे हैं। तो ये कहना कि हम एक्चुअली में डेमोक्रेसी को फॉलो कर पा रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यूज के साथ, शायद ये पूरी तरह सही नहीं होगा। बट यस, ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि भारत की कंडीशन उसकी डेमोक्रेसी की वजह से बहुत स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसका एक बड़ा कारण जो है वो है भारत का संविधान। इसको बहुत सोच समझ के बहुत लंबा एक वक्त लेके बनाया गया है। और यहाँ पर एरिस्टोटल मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं एक समय में आके शायद करप्ट हो जाएगी। ओलिगरेची की जब ये बात करते हैं, कुछ लोगों का शासन जो होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। ये क्या कहते हैं कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए। अगर आप ओलिगरेची और डेमोक्रेसी को मिक्स कर देंगे तो पॉलिटी हमारे सामने आएगी जो कि एक मिक्स्ड फॉर्म में काम कर सकती है और बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। इसके दो फायदे होंगे, ना तो ये कंप्लीट ओलिगरेची में कन्वर्ट होगी, ना तो कंप्लीट डेमोक्रेसी में ये कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं वी डोंट नीड अ गॉड बुक, वी नीड अ कोड बुक, ठीक है। 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करते हैं और 156 कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। निकोमेकिनियन एथिक्स जो इनकी किताब है उसके अंदर इसका जिक्र मिलता है, साथ ही पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज के ऊपर बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को मेक श्योर करता है। एक डेफिनेशन में आपको आता हूँ, इनका कोट था, ये कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेस इन स्टेट एंड द सॉवरन अथॉरिटी बेसिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं ये मेक श्योर करते हैं कि किसको क्या पावर दी जाए, वो किन लोगों पर इम्प्लीमेंट हो रही है और कितने अमाउंट में हो रही हैं, इस तरह की बातें ये कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए करते हैं। इन शॉर्ट, उस समय तक के आइडियाज में ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी दुनिया में, ऐसा मुश्किल था। बट एरिस्टोटल को लगता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इस बात के चांसेस कम रहेंगे कि इनजस्टिस हो लोगों के साथ, रिवॉल्ट हो उसके खिलाफ, इस चीज के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब यहाँ पर प्लेटो जहां पर डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे थे गवर्नमेंट की, वो मोनार्की को अच्छा मान के चल रहे थे। ऑल दो एरिस्टोटल भी मोनार्की को गलत नहीं मानते हैं, बट वो ये मानते हैं कि जो मोनार्क्स हैं वो आज नहीं तो कल, या तो हो सकता है अगली पीढ़ी या तो उसकी अगली पीढ़ी, ये लोग करप्ट हो जाएं और उन प्रैक्टिसेस को अपनाने लग जाएं जो कि इनको अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर कन्वर्ट कर दे, जो मोस्टली हुआ करता था उस समय में। टेरानिकल फॉर्म में गवर्नमेंट्स चला करती थी। अब इन दो आइडियाज के बाद जस्टिस और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल रेवोल्यूशन की वजहों को बताते हैं और ऑल दो अपनी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ में जाते हैं। ये कहते हैं रेवोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ये हो सकता है इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो, a group of people against the individual, a individual against the group of people, a group of people against the group of people, ठीक है। तो ये बहुत तरीके का हो सकता है। साथ ही ये ब्लडफुल हो सकता है, विदाउट ब्लड हो सकता है, पीसफुल हो सकता है,
ठीक है, मासेस के थ्रू किया जा सकता है, बट इसको रोकने की बजाय और इसके पैदा होने की बजाय भी बताते हैं। ये कहते हैं जब भी लोगों को फील होगा इनजस्टिस हो रहा है वो रेवोल्यूट करेंगे, जब भी उनको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है वो रिवॉल्ट करेंगे, जब भी उनको लगेगा कि उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को दबाया जा रहा है वो रिवॉल्ट करेंगे। तो ऐसे में अगर आप एक मिक्स्ड फॉर्म की गवर्नमेंट लाते हैं जहां डेमोक्रेसी और ओलिगरेसी है, तो ऐसे में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो कि शासन चला रहे हैं और इनको जनता द्वारा चुना गया है। तो ये अच्छे से जानते हैं, ये हर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। तो ऐसे में ये हर वर्ग के बारे में जानते हैं, हर एक क्लास के बारे में जानते हैं, उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स को जानते हैं। तो ऐसे में रेवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट यस, देर आर स्टिल स्कोप के रेवोल्यूशन कभी ना कभी हो जाए किसी एक बड़ी डिमांड को लेकर। तो इस तरीके से एरिस्टोटल अपनी बातों को, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इनको कहा गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां पे प्लेटो कहलाए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब देखिए, इन दो थिंकर्स के साथ एक पूरे एरा की समाप्ति होती है और इसके बाद ऑल्दो सीरीज में बहुत से थिंकर आते हैं, बट हम अब एक नए फेज में आ गए हैं, एंशिएंट टाइम से निकल के मॉडर्न टाइम के अंदर, मिडिवल टाइम के अंदर, माफी चाहूंगा, मिडिवल टाइम के अंदर। और मिडिवल एरा ऐसा एरा रहा जब बहुत सारी घटनाएं पूरी दुनिया में घटी और एक कॉन्सेप्ट या एक फिलॉसफी जो थी वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई, दैट इज थियोलॉजी, जिसको आप बेसिकली धर्मशास्त्र कह सकते हैं। मेटाफिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। और ये वो दौर था जब चर्चेस पूरे यूरोप को लीड करने लगे। रोमन एम्पायर का समय की जब हम बात करते हैं, ऐसा टाइम था जब चर्चेस डोमिनेट कर रहे थे पूरे के पूरे यूरोप को, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था चर्चेस का कि जो मोनार्क्स थे, जो किंग थे, उनकी अथॉरिटी और उनके रूल को चैलेंज करने लग गए थे चर्चेस। चर्चेस अपने लैंड ओन कर रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े लैंड ओन कर रहे थे, वहाँ से टैक्सेस ले रहे थे। और इस वजह से एक दौर ऐसा आया जब चर्चेस के बीच में और जो मोनार्क्स थे, किंग्स थे, उनके बीच में भी एक लंबा क्लैश चला, जिसको टू शॉर्ट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक और भी थ्योरी उस समय चली थी जिसको कहा जाता है पैपल थ्योरी। बेसिकली पॉप जो होते हैं चर्चेस के हेड, उनके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी थी जहां पर दे बिकम सो पावरफुल कि वो किंग्स को भी चैलेंज करने लगे थे उस समय की। यहाँ पर इस दौर के लास्ट में आते आते, मिडिवल एरा जब खत्म होने वाला होता है, तब इटली के फ्लोरेंस के अंदर, अब इटली उस समय 5 भागों में बटा हुआ था, 5 राज्य हुआ करते थे। एक था नेपलीस, एक था वेनिस, एक था फ्लोरेंस, और इसके अलावा एक था पेपल स्टेट, एंड देयर इज वन मोर, आई गेस, ओके आई फॉरगॉट द नेम, दैट वन मोर, ठीक है। ये 5 मतलब बेसिकली वहां पर स्टेट हुआ करते थे। तो इन 5 राज्यों के अंदर उस समय बड़ी आपस में लड़ाई झगड़ा रहा करता था। तो फ्लोरेंस जो था, यहाँ से आते हैं मखियावली। अब जब फ्लोरेंस से मखियावली आते हैं तो मखियावली का जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फादर जो थे उस समय की जो राज परिवार था उसके साथ जुड़े हुए थे, और मखियावली को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उस समय के राज परिवार से जुड़े, और वो मेडिची फैमिली का राज हुआ करता था उस समय इटली के अंदर। मखियावली इस पूरे दौर की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से फ्लोरेंस एक स्टेट के तौर पर धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि मेडिची फैमिली का राज बहुत खराब है। ये लोग बहुत करप्ट हैं और ये लोग बिल्कुल शासन चलाना नहीं जानते हैं, ना ही इनके स्टेट में इनकी कोई होल्ड है और ना ही बाहर के लोग इनकी इज्जत करते हैं। मखियावली कहते हैं कि जब मैं बाकी राज्यों में घूमने के लिए जाता हूँ या किसी काम से जाता हूँ तो फ्लोरेंस का लोग मजाक उड़ाते हैं, वहाँ की राज व्यवस्था, वहाँ के कर्मचारियों का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि लोग मेरे नाम के आगे एक गेस्चर में श्रीमान इस तरह का कोई शब्द भी नहीं लगाते, मुझे सीधा मखियावली कह के बुलाते हैं। तो इन बातों से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, और ऐसे में ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द प्रिंस। अब द प्रिंस को अगर आप पढ़ेंगे आज के दौर में तो द प्रिंस एग्जैक्ट आपको रिप्लिका लगेगी अर्थशास्त्र की, जो कि चाणक्य ने लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे लगता है कि द प्रिंस लिखने से पहले मखियावली ने अर्थशास्त्र जरूर से पढ़ी होगी। इतनी रिजेंबल हैं ये दोनों किताबें। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम आज चल रहा है, दैट मीन्स जो उनके समय में चल रहा था, इसको बदलने की जरूरत है कि एक मजबूत राजा को लाया जाए।
ठीक है, एक ऐसे राजा को लाया जाए जिस राजा के अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज होंगी, क्या कुछ ट्रेट्स होंगे उसके अंदर, और वो राजा राज्य को अच्छे से चला पाएगा। अब यूं तो मैकियावेली की फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैकियावेली इस फिलॉसफी की शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ नेचर से। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है विद द आइडियाज ऑफ थॉमस हॉब्स, बट यस, मैकियावेली भी इस तरह की कंडीशन की बात करते हैं जहां वो कहते हैं कि इंसान शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज जो है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि निहित हैं, पूरी तरह से इंडल्ज हैं उसके अंदर, और वो है उसकी सेल्फिशनेस। ह्यूमन नेचर इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, पुअरनेस, नेस्टी, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मानव स्वभाव बहुत खराब है, इसमें डर है, इसमें भेदभाव है, इसके अंदर घृणा है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंट्रिक है। और कहते हैं यही वजह है इंसान के सारी परेशानियों की। अब ये ऐसे में ह्यूमन नेचर को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं कि इस नेचर को डोमिनेट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो एक ऐसे किंग की इमेजिनेशन करते हैं जो किंग बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया है, उसको स्टेट के बारे में सब पता है, स्टेट की हिस्ट्री पता है, स्टेट का प्रेजेंट पता है, स्टेट के एनिमीज कौन है ये पता है, फ्रेंड कौन है ये पता है, वॉर टाइम अलाइज कौन है वो ये जानता है अच्छे से। साथ ही वो ये भी समझता है कि उसके स्टेट के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इस पॉइंट में मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। मैकियावेली को उस समय में, ऑल्दो आप कहेंगे कि मैकियावेली के साथ ये चिंतन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें ये लगता है दी प्रिंस पढ़ के कि मैकियावेली जो है वो शायद एक ऐसे व्यक्ति थे जो रिलीजियस इंसान नहीं थे, बट इन फैक्ट मैकियावेली बहुत रिलीजियस थे और साथ ही वो रिस्पेक्ट करते थे बाकी रिलीजन्स की भी। तो अपने राज्य के अंदर वो डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो वो मल्टीपल रिलीजन्स को पलने बढ़ने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करके जाते हैं मैकियावेली कि एक सेकुलरिज्म होनी चाहिए राज्य के अंदर, और किंग को इसको रोकना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और हर धर्म का, हर व्यक्ति का, उसके बिलीफ्स का सम्मान करना चाहिए। बट किंग कैसा हो? ही मस्ट बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड स्ट्रॉन्ग लाइक अ लॉयन, कि लोमड़ी जैसा चालाक हो और शेर जैसा ताकतवर हो। लोमड़ी जैसे चालाक की अगर हम बात करें तो यहां पर राजा जो है उसको धर्म को नहीं मानना है। हो सकता है उसका इंडिविजुअल बिलीफ किसी एक रिलीजन में हो, बट वो शो ऑफ नहीं करेगा इसको प्रजा को, ठीक है। वो अपने आप को न्यूट्रल और सेकुलर ही दिखाएगा सबको। वो किसी भी धर्म को ये नहीं कहेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या सिर्फ यही धर्म एग्जिस्ट करता है। वो सब धर्मों की एग्जिस्टेंस में बिलीव करेगा, और इस बिलीफ का लोगों के कि हमारा किंग हमारे धर्म में विश्वास करता है, वो बेनिफिट लेगा इससे। इन शॉर्ट उसका ये एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस बेनिफिट को गेन करने का एक्ट है जिसके द्वारा वो लोगों में सत्ता में बना रहे। अब ये ध्यान से रखना, हाउ टू स्टे इन पावर। जो किताब है मैकियावेली की द प्रिंस, उसका एक ही मोटो है, हाउ टू स्टे इन पावर। शक्ति में कैसे बने रहें, शक्ति को कैसे संयोजित रख सकें। ऐसे में सीधे तौर पर कहते हैं कि किंग जो है इन इमोशंस का इस्तेमाल करेगा। अब एक और चीज समझने की जरूरत थी कि मैकियावेली को इस तरह के आइडियाज का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। मिडिवल एरा में किंग्स जो थे दे आर हाईली डोमिनेटेड बाय द चर्चेस, और बहुत इंटरफेरेंस होने की वजह से चर्चेस का, मैकियावेली को लगता है कि किंग वो ड्यूटी नहीं निभा पा रहा जिसके लिए उसको रखा गया है, जिसके लिए वो किंग बना है, क्योंकि चर्चेस का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि चर्चेस के आगे या पॉप के आगे किंग कुछ बोल नहीं पाता। तो मैकियावेली आइडिया देते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेपरेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, देयर आर टू डिफरेंट स्पेयर्स एंड यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और बिल्कुल अलग तरीके से आपको इनको डील करना पड़ेगा। जो रिलीजन है, धर्म है, वो इंडिविजुअल बिलीफ तक रुका है, बट जो पॉलिटिक्स है वो एक कॉमन एक कॉमन सेंटिमेंट्स को क्रिएट करती है लोगों के अंदर। तो ऐसे में ये कहते हैं कि भाई जो किंग है वो सब धर्मों को एक्सेप्ट करेगा, जो भी धर्म है वो सबको कहेगा कि हाँ मैं सब धर्मों में मानता हूँ, पर वो एक्चुअली इसका फायदा उठाएगा लोगों का बिलीव गेन करने के लिए। इसके अलावा किस तरह के आइडिया देते हैं ये कहते हैं किंग को हमेशा शार्प
मतलब एक तरह से क्लेवर रह के काम करना चाहिए। उसको कभी आसपास अपने जो लोग हैं उनकी बातें ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। 10 लोगों की बात सुनो बट कोई कंक्लूजन तब निकालो जब आप उसको रैशनली सोच लो। सेम बात आपको अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा कहते हैं किंग मस्ट मेंटेन अ पर्सनल आर्मी। जो उसकी मेन आर्मी है स्टेट की, उसके अलावा उसकी खुद की एक आर्मी होनी चाहिए जहां पर असासिन्स हो, हत्यारे हों कुछ, जो उसके इशारे पे लोगों को मारे। अगर उसको लगे कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो उसको मार दो। सेम कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र में है, जहां वो विश कन्या और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं राजा को। अब ये सारी चीजें जब मखैवली बोलते हैं तो शेक्सपियर क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं कि बुड्ढा खूचर मखैवली राजा नहीं बना रहा है, शैतान को दिया दिखा रहा है। ठीक है, शेक्सपियर भी उसी टाइम पे आए थे और वो ये बात बोल के जाते हैं मखैवली के लिए। बट मखैवली का सीधे तौर पर एक ही तर्क है। मखैवली कहता है कि अगर मैं ऐसा राजा नहीं बनाऊंगा तो वो सत्ता में नहीं बना पाए रहेगा और वही गलतियां वो करेगा जो पहले के राजाओं ने करी है, और ऐसे में उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। और जब वो सत्ता से हटेगा तो अगेन एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। जिस राजा की मैं बात कर रहा हूँ वो राजा बहुत ब्रूटल है, वो एक हार्टलेस किंग है और वो अच्छे से जानता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी पर्सनल मोरालिटी एंड पब्लिक मोरालिटी। व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में क्या फर्क है। अब ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक मोरालिटी होती है जो समाज से जुड़ी हुई है और पर्सनल होती है जो आपसे जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी एक सिचुएशन में, आप मान लीजिए आप जज हैं और आपके सामने कोई ऐसा केस आए जहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि जी आ, इस इंसान ने, सामने वाले इंसान ने मेरे घर से रोटियां चुराई हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार रोटी चुराना कौन सा क्राइम हो गया। ठीक है, जज ये भी कह सकता है भागो यहां से, बकवास कर रहे हो, जाओ यहां से। बट अगर जज ऐसा कहेगा तो जिस इंसान ने रोटियां चुराई हैं उसको समझ में आएगा कि भाई दिस इज नॉट अ क्राइम। तो हो सकता है कि अब वो हर रोज जब जब उसे खाना खाना होगा वो कहीं ना कहीं से ये चुरा लेगा, क्योंकि ये क्राइम नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि जज ने उसको छोड़ दिया है। तो जज ने जब ये कहा कि भाई ये कौन सा क्राइम है, भगो यहाँ से, तो ये जज की पर्सनल मोरालिटी थी। बट जज अगर इसको पब्लिक स्फेयर में देखे तो जज क्या कहेगा कि भले ही तुमने रोटियां चुराई हैं, तुम भूखे थे, पर तुमने चोरी तो की है। किसी इंसान की बिलोंगिंग, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में है या नॉन मटेरियल फॉर्म में कुछ ऐसी चीज है जो कि उस इंसान, फॉर एग्जांपल आजकल होते हैं ना कॉपीराइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इस तरह की कोई चीज फॉर एग्जांपल, बट वो चोरी हुई है एंड इट इज अ क्राइम। सो इस कंडीशन में आपको सजा दी जाएगी और ऐसी सजा दी जाएगी विच क्रिएट एग्जाम्पल। तो एक किंग को कहते हैं कि आपको अपनी पर्सनल मोरालिटी से नहीं, आपको पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से काम करना है और इस तरह से करना है कि वो एग्जाम्पल क्रिएट करे। आपको पनिशमेंट देनी है और बहुत ब्रूटल पनिशमेंट देनी है विच क्रिएट एग्जाम्पल। There is a place in Hauj Khas which is known as the Minar. There is a Minar in Hauj Khas, ठीक है, which is known as the चोर मीनार। तो ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक चोरों की गर्दनें कटवा के वहां रखवा दिया करते थे कि भाई आने जाने वाले लोग जो हैं वो उन गर्दनों को देखें और समझ में आए कि चोरी का ये इल्ज़ाम है। बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में मैंने सुना है कि आज भी इस तरह के कानून चलते हैं कि अगर आपने कोई चोरी किया, कोई ऐसा बड़ा कांड किया, तो ओपनली पनिशमेंट दी जाती है ताकि एग्जाम्पल क्रिएट हो। तो ये मखैवली राजा को भी वही संदेश देते हैं कि बी ब्रूटल। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत प्यार से डील करें, बी ब्रूटल विद द पीपल। साथ ही एक और एडवाइस देते हैं, ये कहते हैं कि लोगों के साथ आपका बिहेवियर जो है वो बहुत मैटर करता है कि लोग आपको किस तरह फॉलो करते हैं। तो आप एक्चुअली में जस्टिस को सर्व कीजिए सोसाइटी में। आप कोशिश कीजिए कि धर्म के नाम पर या किसी और एक्सपेक्ट पे लोगों के बीच में कोई विद्रोह ना फैले। आपके फैसलों से आप नहीं, जनता सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, तभी वो आपकी इज्जत करेंगी, आपको फॉलो करेंगी। अब ये सारे आइडिया जब मखैवली देते हैं तो लोगों को द प्रिंस पढ़ के लगता है कि यार मखैवली तो बहुत प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा है और ऑफ कोर्स मखैवली इज इन टोटली फेवर ऑफ द मोनार्की। बट यहां पर एक पॉइंट आता है, मखैवली एक्चुअल में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं इन द लास्ट ऑफ प्रिंस। ये सीधे तौर पर कहते हैं कि ये कहना कि एक ऐसा राजा जिसकी इमेजिनेशन मैं कर रहा हूं वो आ ही पाएगा और हर बार उसी तरह का राजा आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आई स्ट्रांगली सजेस्ट अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
क्योंकि शायद वो गवर्नमेंट ऐसी होंगी जहां पीपल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो राज्य को अच्छे से समझ पाएंगे और चला पाएंगे। अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है मैकियावेली के साथ, क्योंकि अगर स्पेसिफिक पॉइंट को आपने नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो आपको लगेगा कि यार मैकियावेली तो पूरी तरह से मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो रिपब्लिकन फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दी मोनार्की। अब यहाँ मैकियावेली की एक एडवाइस रूलर के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं मैकियावेली। मैकियावेली ये भी कहते हैं रूलर से कि भाई आपके पास दो तरीके हैं, विन द पीपल विद द फेयर और लव। लोगों को जीतो, प्यार से जीतो या डरा के जीतो। अब यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि अगर आप लोगों को प्यार से जीतते हो तो बहुत सारी उम्मीदें उनकी आप पे रहेंगी, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि हर इंसान प्यार आपको करता हो, इमोशन से डोमिनेटेड हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि चहीता राजा सबका, ऐसा अगर होगा तो अनसर्टेनिटी होगी। कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत पसंद करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कम पसंद करते होंगे, बट अगर आप डर के सहारे लोगों को अपने अधीन करते हो तो सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। यहां पर कोई थोड़ा, कोई बहुत ज्यादा आपसे डरता होगा, पर डरते सब होंगे, और ऐसे में आपके रूल को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं होगा। इस तरह के आइडियाज मैकियावेली की दी प्रिंस जो है बताती है, एंड अल्टीमेट एम जो है वो यही है, हाउ टू स्टे इन अ पावर। अब निकोला मैकियावेली के इन आइडियाज के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले थिंकर के ऊपर, और हमारे ये थिंकर जो हैं वो एक्चुअली में एक सीरीज को जनरेट करते हैं, और ये सीरीज पूरी की पूरी जुड़ती है एक पर्टिकुलर थ्योरी के साथ जो कि स्टेट के ओरिजिन पे बात कर रही है, एंड दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक संविदा सिद्धांत। सामाजिक संविदा सिद्धांत उसी तरह से जिस तरह से प्लेटो और अरिस्टोटल ऑर्गेनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये भी स्टेट के ओरिजिन पे बात करता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। थॉमस हॉब्स एक कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जॉन लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और जब रूजो आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की जगह जनरल विल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बट यस, आइडियाज सबके सेम ही हैं, और इन तीनों थिंकर्स के आइडियाज में जुड़ाव भी आपको नजर आता है। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स से ही शुरुआत करते हैं। हॉब्स के आइडियाज, ऑल्दो हर एक थिंकर अपने आप में बहुत लेंदी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर जुड़ जाते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस में इनको पढ़ाते हैं तो हम हर एक कॉन्सेप्ट का अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है, हम मेक श्योर करते हैं कि बेस से लेके कोर तक आप हमारी क्लासेस में पढ़े, ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसका बेस वीक है तो वो भी कवर अप हो जाए। ठीक है, अभी मैं थॉमस हॉब्स के जिन मेजर आइडियाज की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहला जो इनका आइडिया है, ऑफ कोर्स ये भी उसी तरह से जिस तरह से प्लेटो और अरिस्टोटल स्टेट के ओरिजिन पे बात कर रहे थे, ये भी वही आइडिया की शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जहाँ प्लेटो और अरिस्टोटल इंडिविजुअल से स्टेट की जर्नी तय कर रहे थे, इनके लिए उस इंडिविजुअल की जगह ये कंडीशन से स्टेट तक की जर्नी को तय करते हैं। एंड ये कंडीशन क्या है, दैट इज अ स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था, ऐसा समय जब इंसान जंगलों में रहा करता था और उस समय तक कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था, कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय अगर एक चीज एग्जिस्ट करती थी तो वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज द राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस का नियम जो होता था। जो ताकतवर है वो अपने आप को बचा लेगा, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। अब स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन को जब थॉमस हॉब्स समझाते हैं तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि भाई स्टेट ऑफ नेचर हमें ह्यूमंस का एक्चुअल नेचर समझाता है। जो प्राकृतिक अवस्था है वो मानव की जो एक्चुअली प्रवृत्ति है उसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं इंसान जो है वो अपने अंदर डर को रखता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है अपने पूरे जीवन। इसके अलावा वो कैसा है, पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटल है, ग्रीडी है। ठीक है, घृणा से भरा हुआ है, पूरी तरह से अविश्वास से भरा हुआ है, वो हमेशा दूसरों को देख के जलता है। इस तरह की बातें इंसान के स्वभाव के बारे में बोलती हैं। और ऑफ कोर्स मैकियावेली जैसे ये आइडिया आपको
यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब थॉमस हॉब्स की आइडिया बहुत फेमस हुए आगे चल के, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी थॉमस हॉब्स का जिक्र होता है। अब ऐसा हुआ क्योंकि मॉडर्न टाइम में अगर जीन बुडीन को मैं हटा दूँ उस चीन से, तो ये पहले मॉडर्न थिंकर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर इनको कहा जाता है। ऑल्दो कई लोग जीन बुडीन को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मानते हैं, कई लोग मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मानते हैं, बट अगर हम एक्चुअल टाइम फ्रेम में आए तो मैकियावेली मिडिवल एरा के बिल्कुल लास्ट में आए थे, मध्यकालीन युग के बिल्कुल अंत में आए थे। जीन बुडीन एक बीच वाली स्टेज पे आए जहां मॉडर्न एरा स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। जब हॉब्स आते हैं तो हॉब्स उस चेन में सबसे पहले हैं और स्टेट क्राफ्ट के ऊपर आइडिया देते हैं, और इतने कमाल के आइडिया देते हैं कि कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि थॉमस हॉब्स द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। दैट मींस फिलॉसफी में जो लोग बातें कर रहे हैं और स्टेट क्राफ्ट का आइडिया जो उन्होंने दिया, ये अब तक का बेस्ट आइडिया था। इससे अच्छा स्टेट को, राज्य को कोई समझा नहीं सकता। अब इन विचारों से ये तो पता चलता है कि थॉमस हॉब्स ने कितना इन डेप्थ एनालिसिस किया था स्टेट को समझने और समझाने के लिए। तो थॉमस हॉब्स जब स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, इस प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो दिस इज सिचुएशन ऑफ एनार्की। संपूर्ण तरह से अराजकता यहाँ पर फैली हुई है। जो ताकतवर है वो कमजोर को मार रहा है, और ये चलता ही रहेगा, ये ऑर्डर एज इट इज चलता ही रहेगा, थॉमस हॉब्स कहते हैं। और उसका कारण भी बताते हैं, इंसान का नेचर जो है। अब ये डर वाली बात इसलिए करते हैं बिकॉज क्योंकि जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ तो ये जन्मे एक प्री मैच्योर बेबी के तौर पर, ऐसा बच्चा जो अपनी जो एक गर्भ की आयु होती है 9 महीने, उससे पहले जन्म लिया। तो इसका रीजन ये था कि जिस समय इनकी माता गर्भवती थी उस समय स्पेनिश आर्माडा ने अटैक किया था और एक डर का माहौल था। तो ऐसा कहते हैं कि उस डर की वजह से इनकी माता ने इनको पहले ही जन्म दे दिया। तो ये कहते थे मी एंड फेयर वर बोर्न टुगेदर, मेरा और डर का जन्म एक साथ हुआ है। और ऑफ कोर्स वो एक बहुत ब्रूटल टाइम रहा होगा ह्यूमन नेचर पे इस तरह के आइडियाज देना, इसका एक बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि हर थिंकर की पर्सनल लाइफ काफी डोमिनेट करती है उनके आइडियाज को। तो इन्होंने जब स्टेट ऑफ नेचर की बात करी, इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई, तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स कुछ और एक्सपेक्ट्स पे भी बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में दो चीजें हैं। पहला तो है नेचुरल राइट। प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार बेसिकली है क्या? दैट इज राइट टू लाइफ। जीने का अधिकार ही प्राकृतिक अधिकार हुआ। जब अराजकता की बातें उठने लगी तो, अनार्की फैल गई, तो राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु को अपनी जीवन की रक्षा करना वो उसका जन्मजात अधिकार है। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत है वो सर्वाइव करेगा। उसी तरीके से ये नेचुरल राइट की बात करते हैं। अब जॉन लॉक को जब हम पढ़ेंगे तो वहां नेचुरल लॉस का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ऑल्दो यहाँ पर भी नेचुरल लॉस की बात होती है, प्राकृतिक कानूनों की बात होती है। और नेचुरल लॉ जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी से आते हैं, क्योंकि वो इस स्टेज में भी नेक्स्ट आएंगे। अब ये कहते हैं कि क्योंकि नेचुरल राइट सबके पास था इस कंडीशन में, यहाँ पर हर एक व्यक्ति आजाद था अपने जीवन को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों की जान लेने लगे, उनकी चीजें हड़पने लगे। और ऐसा बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है जब आप इस तरह के टाइम की कोई मूवीज देखते हैं। स्पेशली एक मूवी को मैं रिकमेंड करूंगा विच इज ऑस्कर अवॉर्डी मूवी का नाम है एपिक्लेप्टो, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर दिखाई गई है कि किस तरह से एक ट्राइब ऐसा है जो कि एक हंटर ट्राइब है, और वो जाते हैं अपने देवता पे बलि चढ़ाने के लिए। उनको जो जहाँ से भी लोग मिलते हैं वो उनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। तो उस पूरी सिचुएशन में समझ में आता है कि वो कंडीशन, प्रिमिटिव ह्यूमंस की कंडीशन जो थी, वो भी बहुत ज़्यादा आज की सिचुएशन से तो कई लाखों गुना ज़्यादा खराब सिचुएशन थी वो। आप जंगल में थे, जानवरों का डर था, और ऐसे इंसानों का भी डर था जो आपकी जान ले सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने तय किया, ठीक है, थ्रू द इंटेलेक्चुअलिटी, अपने दिमाग से, क्योंकि समय के साथ साथ दिमाग भी तो आपका बढ़ा, सोचने के तरीके बढ़े, कि अब हम इस तरह की सिचुएशन में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचुरल राइट तो है, बट राइट इज ओनली प्रिजर्व फॉर दी माइटीज। अब मान लीजिए कि आपको एक कमरे में छोड़ दिया जाए जहां पर एक शेर को आपके साथ छोड़ दिया जाए, तो कितने चांसेस हैं कि आप जिंदा बाहर आए?
आप शेर से तो कहेंगे नहीं कि भाई आई हैव अ नेचुरल राइट टू लिव, तो तू मुझे मत खा। शेर कहेगा कि भाई मेरा भी राइट है, मुझे भी सर्वाइवल चाहिए, तो मुझे तो तेरे को खाना पड़ेगा, ठीक है, या तो तू मुझे खा जा, फाइट करते हैं। ऑफ कोर्स शेर के साथ आप फाइट करेंगे तो यू कैन ओनली सर्वाइव इन द कंडीशन, अगर आप रजनीकांत हैं या साउथ इंडियन फिल्मों से आते हैं, अदरवाइज तो आपकी डेथ ही होगी और शेर आपको खा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ थी, नेचुरल राइट सबके पास था, बट एक्चुअली में किसके पास था, जो कि फिट है, ठीक है, जो कि माइटी है, जो ज्यादा ताकतवर होगा, उसके पास ही ये राइट रह जाएगा। तो ये कहना कि प्रैक्टिकली ये राइट सबके पास है, ये गलत है। ये राइट आपके पास तब तक ही है जब तक आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपको नहीं मिलता। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं सिचुएशन में लोग बहुत परेशान थे, तो उन्होंने डिसाइड किया मिलके कि हम लोग एक समझौता करेंगे, और उस समझौते में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग अपना जो ये राइट टू लाइफ है, नेचुरल राइट, ये एक सॉवरन को दे देंगे, एक संप्रभु को दे देंगे, जो उस चीज को मेक श्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कंडीशन में हमारी जान ना जाए। अब क्योंकि आपने राइट उस सॉवरन को दे दिए हैं, तो वो आपकी जान की सुरक्षा करेगा कि कोई और आपकी जान ना ले, और आप किसी की जान ना ले लो, ये भी वो सुनिश्चित करेगा। दैट मीन्स आपका राइट टू लाइफ अब उस सॉवरन के पास चला गया है। और इस सॉवरन की संकल्पना जो थी, इसका जो आइडिया था, उसको थॉमस हॉब्स अपनी किताब लविएथन के अंदर उतारते हैं। लविएथन का मतलब है बेसिकली सी मॉन्स्टर, दैट मीन्स द बिगेस्ट वन। तो ये संप्रभु जो है, सॉवरन जो है, वो कौन है, वो है राज्य, स्टेट है। अब इस इमेजिनेशन में अगर हम स्टेट को देखते हैं तो इट लिटरली फील के बहुत नेगेटिव है, बट इन अ प्रैक्टिकल सेंस अगर स्टेट नहीं है तो आप कहाँ हैं, एनार्की की सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन से तो ये बहुत बेटर है, क्योंकि थॉमस हॉब्स क्लियरली मेंशन करते हैं कि नाउ योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, सो स्टेट हैज अ कंप्लीट राइट टू टेक योर प्रॉपर्टी और योर लाइफ इन नेसेसिटी और इन नेसेसरी कंडीशन, बट विद वैलिड रीजन। अगर राज्य को लगता है कि आपकी जिंदगी या आपकी संपत्ति ले लेनी चाहिए तो वो ले लेगा, पर एक वैलिड रीजन होगा। आज के समय में हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, बट आज भी लैंड एक्विजिशन है, आज भी कैपिटल पनिशमेंट है, देयर इज अ वैलिड रीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि लविएथन या स्टेट के अंदर इस तरह के कानून आ गए। अब बेनिफिट क्या हुआ लोगों को जब वो यहां से यहां आए, तो अब ठीक है, उनकी जान अभी भी खतरे में है, उनकी संपत्ति अभी भी खतरे में है, बट अब क्योंकि ये इनवैलिड रीजन से नहीं जाएगी, राज्य किसी व्यक्ति को ये कह के नहीं मार देगा कि 100 लोग भूखे हैं, तुम्हें मार क्यों नहीं खिला, ठीक है, या अपनी संपत्ति दो, 3-4 गरीब हैं, इनको बांटना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए लोगों ने स्टेट में जाना और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट में जाना ज्यादा बेहतर समझा। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने ना सिर्फ समाज में स्टेबिलिटी लाई, बल्कि ह्यूमंस का जो ग्रीडी नेचर है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट सेल्फिश नेचर है, उसको काफी हद तक कंट्रोल कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट आज जो सोसाइटी या स्टेट आप देखते हैं वो हमारे सामने आता है। बट थॉमस हॉब्स इस चीज को भी कंसीडर करते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल का क्या रोल है और इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए। थॉमस हॉब्स क्लियरली बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी स्टेट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच में हुआ है, ठीक है। लोगों ने आपसी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई हम अपने राइट्स सॉवरन को दे रहे हैं और अब हम एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, और अगर कोई हमारी जान लेता है तो स्टेट, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी का, ही विल टेक अ डिसीजन। बट अभी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं, स्टेट अलग है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों के बीच में हुआ है, समझौता आप लोगों के बीच में हुआ है। स्टेट की क्या इमेज है ऐसे, स्टेट एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट ऑफ ऑल है, और स्टेट जो है अपनी सॉवरेनिटी के लिए काम करेगा। स्टेट विल मेंटेन इट्स सॉवरेनिटी विद इन एंड आउटसाइड द बाउंड्रीज। स्टेट ये मेक श्योर करेगा कि आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी, ये सब सेफ रहे, सिक्योर रहे, जब तक आप राज्य के खिलाफ ना जाएं, आप स्टेट के खिलाफ ना जाएं। अगर आप स्टेट के खिलाफ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही खतरे में होने वाली है, क्योंकि स्टेट सॉवरेन है और यू कांट फाइट विद द सॉवरेन। अब इस तरह के विचार जब हम थॉमस हॉब्स के लिए पढ़ते हैं तो दिमाग में सवाल उठता है कि क्या इस स्टेट के अंदर फ्रीडम होगी। डेफिनेटली थॉमस हॉब्स फ्रीडम और लिबर्टी के ऊपर भी बात करते हैं और वो फ्रीडम भी देते हैं लोगों को, बट ऑफ कोर्स कंडीशन अप्लाई,
स्टेट के खिलाफ आप नहीं जाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हमें थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने को मिलते हैं। अब थॉमस हॉब्स के बाद अगर मैं नेक्स्ट थिंकर पे जाऊं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में, तो ये नाम आता है जॉन लॉक का। फर्स्ट थिंकर हमारे ये हैं, सेकंड थिंकर हमारे लॉक हैं। जॉन लॉक जब स्टडी करते हैं अपने से पहले वाले थिंकर्स को, तो दो थिंकर्स का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंटली वो लेते हैं। एक तो है थॉमस हॉब्स और दूसरे हैं रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर और थॉमस हॉब्स दोनों के आइडिया ही क्रिटिसाइज होते हैं जॉन लॉक के द्वारा। अब थॉमस हॉब्स को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके विचारों की बात कर रहे हैं, तो दो तीन चीजों पे नजरें डाल लेते हैं। सबसे पहले तो थॉमस हॉब्स की अगर लाइफ की बात की जाए, तो ये उस समय की साइंस और डिस्कवरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जैसा कि मैकियावेली भी थे। मैकियावेली वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एरिस्टोटल। थॉमस हॉब्स अपने समय में जितने भी महान दार्शनिक थे उन सब से तो इन्फ्लुएंस थे ही थे, इनसे पहले जो महान दार्शनिक आए उनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। साथ ही जितने भी साइंटिस्ट रहे थे बड़े इनके समय में, ये उनके आइडियाज से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस माने जाते थे और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे एस्ट्रोनॉमिकल और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स का अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए। एक ऐसा दौर आया था मिडिवल एरा के बाद जब साइंस ने बहुत तेजी से तरक्की करी थी, और आप किसी भी फील्ड से आते हो, आप फिलॉसफी से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, बट यस यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑन ईच एंड एवरीवन। तो थॉमस हॉब्स के ऊपर भी वो इम्पैक्ट था और इसीलिए इन्होंने इन चीजों को बहुत प्रैक्टिकली बताने के लिए सबसे पहले ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। जॉन लॉक जब आते हैं तो अपने समय में जॉन लॉक अपनी आंखों के आगे देखते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, स्वर्णिम क्रांति को, जहां राजा को मारा नहीं गया, उसको गद्दी से उतार के भगा दिया गया और एक नई सत्ता सामने आई। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब हुआ तो जो पार्लियामेंटेरियंस थे इनको एक तरह से आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड पावर मिल गई थी, और इन पावर्स ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो मोनार्क किंग थे उनकी पावर अब नाम मात्र की रह गई थी। पार्लियामेंट्रियन सिस्टम आ गए थे जो आज भी आप देखते हैं लंदन के अंदर, ठीक है, सॉरी यूके के अंदर। तो जॉन लॉक उस एक चेंज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा लॉर्ड एशले के पर्सनल फिजिशियन के तौर पर उन्होंने काम किया था, और लॉर्ड एशले उस समय जो थे बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, स्टैट्सबरी के वो लॉर्ड थे। तो जॉन लॉक के विचारों पे उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा, जो लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। जॉन लॉक ने अपने विचारों के अंदर इन आइडियाज का सहारा लेते हुए एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया था। जॉन लॉक ने सीधे तौर पर बोला कि स्टेट है या नहीं है, बट इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा, थॉमस हॉब्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया था आपको इस एनार्की से निकाल के स्टेट में लाने में। जॉन लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन नेचर पे ये भी बात करते हैं, बट ये ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको प्रमोट करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, रैशनल है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द एम्पेरिकल सिचुएशन वो बहुत कुछ सीख जाता है, कॉपरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीजन क्या था? ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, लॉर्ड एशले का जो इम्पैक्ट था वो था इनके ऊपर। बट थॉमस हॉब्स जहां बहुत वायलेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर एक बात बोलते हैं, यस आई एक्सेप्ट कि ह्यूमन नेचर में सेल्फिशनेस है, और इसी का रीजन है कि जब स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस थे तो एक सिचुएशन ऐसी आई जब एनार्की धीरे धीरे फैलने लगी। और उस एनार्की के फैलने का रीजन क्या था? उस एनार्की के फैलने का रीजन ये था कि स्टेट ऑफ नेचर में हमारे पास कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, हमारे पास कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था, हमें नहीं पता था कि किसको क्या क्राइम करने पे कितनी सजा दी जाए और सजा देगा कौन। तो इस तरह की जो चीजें थी, जो इनकम्प्लीटनेस थी सिस्टम की, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर एक नहीं दो कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे सिविल सोसाइटी बनी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने आए। और इस तरीके से आप स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट के अंदर आ गए। बट जब आप स्टेट के अंदर आए तो कुछ चीजों की श्योरिटी आपको दी गई, जिसमें आपको कहा गया कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपसे कभी नहीं छीना जाएगा,
अब ये राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर तीन चीजों को ऐड करते हैं। पहला है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू लाइफ जो है बेसिकली वो ये कहता है कि भाई आप स्टेट के अंदर हैं या स्टेट के बाहर हैं, दोनों ही जगह आपको जीने का पूरा अधिकार है। आप राज्य के अंदर इसीलिए आए हैं क्योंकि बाहर की सिचुएशन अनार्किस्ट हो चुकी थी। तो आप अगर अंदर आते हैं तो इस चीज की श्योरिटी आपको मिलनी चाहिए कि आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि राज्य का अस्तित्व लोगों से है। लोगों के अस्तित्व जो है वो ज्यादा जरूरी है राज्य से। स्टेट है या नहीं है, इंडिविजुअल की लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक ने नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट किया, स्टेट को मिनिमाइज किया और इंडिविजुअल को मैक्सिमाइज किया। ये दूसरी बात बोलते हैं प्रॉपर्टी के सेंस में। कहते हैं प्रॉपर्टी जो है वो आपके लेबर और हार्ड वर्क का रिजल्ट है, तो उसे कोई छीन नहीं सकता। जन्म के आधार पे या नागरिकता के आधार पे तो स्टेट प्रॉपर्टी बांटता नहीं है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, स्पेशली अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ड वर्क एंड लेबर। सो स्टेट को कोई हक नहीं है उसको छीनने का। तीसरा फ्रीडम का अधिकार ये देते हैं। वो कहते हैं फ्रीडम जो है वो एक इंडिविजुअल की नेसेसिटी है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी बंधन के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट रूल के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता। तो फ्रीडम जो है उसका जन्मजात अधिकार ही है और ये तीन राइट ही इंडिविजुअल्स को देके जाते हैं। ऑफ कोर्स सेकुलर नेचर इनका भी था, ऑल्दो ये भी बहुत तगड़े कह सकते हैं आप रिलीजियस व्यक्ति थे, बट ये भी सेकुलरिज्म में बिलीव किया करते थे। जिस तरह से हमने मैकियावेली की बात की थी, थॉमस हॉब्स के आइडिया में तो ऑल्दो आपको उतनी सेकुलरिज्म की बातें नजर नहीं आएंगी, बट इनके आइडियाज में आती थी। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल से भी जुड़ा हुआ है, बिकॉज एरिस्टोटल ने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अब जॉन लॉक के बाद हमारे अगले थिंकर जो आते हैं वो है रूसो। रूसो जब इस सीरीज में आते हैं थर्ड थिंकर के तौर पर, तो रूसो के आइडियाज फ्रीडम और डेमोक्रेसी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। स्पेसिफिकली रीजन ये है कि रूसो जिस समय में आए, जिस टाइम पे उन्होंने अपने आइडियाज को रखा, उन्होंने इन थिंकर्स को अच्छे से समझा या पढ़ा होगा। और रूसो साथ ही जो एक एंशिएंट फिलॉसफी चलती आई थी उसको भी फॉलो कर ही रहे थे। रूसो अपने आइडियाज में बोलते हैं सीधे तौर पर कि ह्यूमन नेचर जो है वो एक्चुअली करप्ट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सिचुएशन जिसमें आज का ह्यूमन फंसा हुआ है वो एक मेजर इशू है। अब जिस तरह से स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स ने तो एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज किया ह्यूमन नेचर को, लॉक ने कुछ पॉजिटिव व्यू दिए। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल मस्त पवन के पंछी की तरह उड़ रहा है, एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहा, उसकी समझ बढ़ती रही थ्रू द एक्सपीरियंसेस। अब वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगा और फिर एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आई है, एक ऐसा पॉइंट आया जहां से इंसान खराब होने लगा। ठीक है, ये सो कॉल्ड आइडियल ह्यूमन नेचर खराब होने लगा। और जो इससे पहले की कंडीशन थी उसको नोबल सवेज ये बोलते हैं। ठीक है, आदर्श बाबर की कंडीशन बोलते हैं, बिकॉज उससे आइडियल कंडीशन ही किसी को मानते नहीं है। उस कंडीशन में आप पूरी तरह से आजाद हैं, जो करना है करिए। अब ये जो कहते हैं ना कि स्टेप जो आया, ये कि पॉइंट जो आया जहां से इंसान का नेचर पूरा खराब हो गया, वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहते हैं जब लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया कि ये मेरी बिलोंगिंग है, ये दैट बिलोंग्स टू मी, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, यहां से चीजें खराब होती चली। धीरे धीरे फ्यूडलिज्म, बाकी कॉन्सेप्ट आते रहे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान ग्रेडी हो गया, नेस्टी, ब्रूटल, सेल्फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता चला गया। और उस समय लोगों ने जनरल विल का सहारा लिया टू स्टैब्लिश अ स्टेट। अब ये जनरल विल क्या है? ऐसे में भी रूसो तीन विल की बात करते हैं। ठीक है, सामान्य इच्छा जिसको बोलते हैं जनरल विल को। पहली तो जो है एक्चुअल विल है, जो कि पूरी तरह से इंडिविजुअल विल होती है। एक्चुअल विल इज मोस्टली अ करप्ट विल। कोई दुनिया में नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं, मेहनत करके कमाऊं। अगर एक ऑप्शन दिया जाए पूरी दुनिया को कि भाई आपकी मर्जी है, आप काम करो या ना करो, तो देयर आर अ श्योरिटी कि 80-90% लोग जो हैं दे विल क्विट देयर जॉब्स। ठीक है, आज मान लीजिए कि अगर आप सड़कों से पुलिस को हटा दें, आप कहें कि भाई एक दिन के लिए सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है, आपका जो मन है करिए। आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल ऑफ अ मूवी। देयर इज अ मूवी कॉल्ड पर्च, हॉलीवुड मूवी है पर्च, उसको आप देखिएगा।
जहाँ पे एक रात की सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है कि आप जिसको चाहें आप मार सकते हैं आज की रात, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। तो उसमें ऐसा होता है कि लोग अपने दोस्तों को मार रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव्स को मार रहा है, कोई अपने स्पाउस को मार रहा है, कोई जाके अपने टीचर को मार के आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है पूरी फिल्म के अंदर। तो वो इंसान का नेचर दिखाते हैं कि एक्चुअल में विल क्या है। एक्चुअल विल जो है वो खराब है बहुत ज्यादा। बट फिर इस एक्चुअल विल के बाद एक वो विल आती है जिसमें आप समाज में बाकी लोगों को भी समझ पा रहे हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ हो सकता है वो भी सोचता है, ठीक है। तो ऐसे में एक समानता आप लाना चाहते हैं, एक कॉमन गुड को क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज रियल विल विच इज कंसिडर्ड एज द सोशल एज कंपेयर टू एक्चुअल। ये ज्यादा सोशल विल है। और जब सबकी रियल विल कनेक्ट होती है पूरे समाज की तो बनती है जनरल विल, जो कहती है कि भाई एक स्टेट होना चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टम होना चाहिए। तो रूजो इस तरीके से स्टेट ऑफ नेचर से आपको स्टेट के अंदर लेके आते हैं। अगेन जिस तरह से थॉमस हॉब्स ने सॉवरेनिटी को इंपॉर्टेंट माना था, लॉक ने लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, ये फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देती है। ये कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सट्रीम होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए लोगों के ऊपर, व्यक्ति आजाद होना चाहिए अपने फैसले लेने के लिए। आज के टाइम पे जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आइडिया आप पढ़ते हैं वो रूजो ने ही दिया था, रूजो के विचारों से ही निकल के आया था। और इनकी इंटेलेक्चुअलिटी, इनके आइडियाज आगे चल के फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस बने और ये फादर ऑफ फ्रेंच आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाए। साथ ही डेमोक्रेसी को लेकर रूजो ने काफी बोला था और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर ये डेमोक्रेसी को समझाते हैं और कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी का आइडिया है, ठीक है, स्टेट का, वो सॉवरेनिटी का आइडिया स्टेट के पावरफुल होने में नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल जो है वो जब स्टेट अपने आप को सॉवरन समझे तो स्टेट उससे सॉवरन बनता है। और ये एक विचार देकर रूजो जाते हैं। अब यहां पर अगर हम एक कॉमन पॉइंट तीनों थिंकर्स के साथ देखें तो तीनों ही थिंकर इंडिविजुअल नेचर से लेकर स्टेट के बनने तक के सफर में उन चीजों को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं जिससे स्टेट की स्टैब्लिशमेंट जस्टिफाई भी हो और वो एज ए इंस्टीट्यूशन बना भी रहे। ऑल दो जॉन लॉक को क्रिटिसाइज किया जाता है एक्सट्रीम लिबर्टी देने के लिए, बट पॉइंट इज दैट कि जॉन लॉक के आइडियाज को अगर हम बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो उन आइडियाज का रिलेवेंस हमें कंटेम्प्रेरी टाइम में भी दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है कि आज के टाइम पे भी जिस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड में फैली हुई है उस तरह की सिचुएशंस इमेजिन नहीं की थी लोगों ने। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं, अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं मान लीजिए, तो क्या अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते कि वो आज़ादी से जिए? क्या आज जिस राज्य और जिस व्यवस्था में वो रह रहे हैं क्या वो राज्य व्यवस्था किसी जंगल से कम है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन थिंकर्स को जब आप समझें तो कंटेम्प्रेरी जो चीजें चल रही हैं उनको भी आप दिमाग में रखिए अच्छे से, तब ये थिंकर समझना और इनसे जुड़े हुए आइडियाज को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इन थिंकर्स की इंपॉर्टेंट राइटिंग्स को, साथ ही पिछले 10 सालों में इनसे पूछे गए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।